अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। आज का जो शो है, मैं शुरू करने से पहले एक बात करना चाहूँगा और ख़ास तौर पे ये जो इंट्रोडक्शन है आज के शो का मैं डेडिकेट करना चाहूँगा हमारे उन तमाम बहन भाइयों को जो कि मोटर बाइक्स पे सफ़र करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि देखिए, आप जब सुबह सुबह काम पे जा रहे हो, बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हो, तो ये बात आपको बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए और इस बात का आपको एहसास भी होना चाहिए कि चाहे आपको स्कूल पहुंचने में या दफ्तर पहुंचने में देर हो जाए, चाहे आपकी कोई मीटिंग मिस हो जाए, चाहे आपका कोई नुकसान हो जाए, वो आपकी जानी नुकसान से ज़्यादा नहीं होगा। आपके आगे बाइक पे जो छोटा बच्चा बैठा हुआ है वो हैंडल पकड़ के, उसकी माजूरी आपकी बिजनेस मीटिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वो जो छोटा बच्चा है, अगर उसको चोट लग गई, उसकी सारी ज़िंदगी अगर इफेक्ट हो गई, जो कि स्कूल जा रहा है, जो कि वैसे ही नींद में है, आपको सुबह सुबह ये धूम 2 चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी दफ़ा मैं लोगों को देख रहा होता हूँ सुबह बाइक पे अपनी देर की वजह से छोटे बच्चों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल के तेज़ी से बाइक इधर से उधर दौड़ाए फिर रहे होते हैं। इसकी ऐसी क्या आफत है, मुझे ये समझ में नहीं आता। आप बच्चा आपका स्कूल से लेट हो जाए कोई बात नहीं, आपकी मीटिंग देर से हो जाए कोई बात नहीं, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे बेतहाशा से वीडियोज़ हैं उन खूबसूरत लड़के और लड़कियों की जो बाइक चलाती हैं, जिन्होंने सिर्फ एक ज़रा सी लापरवाही या एक ज़रा सी देर की वजह से एक एक्सीडेंट में अपने हाथ पैर खो बैठते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी उस वक्त को कोसते रहते हैं कि यार आज हम काम पे गए ही क्यों थे। ये बात बहुत ही फोकस करने की है, एक लम्हा फ़िक्रिया वाकई ये भी है, क्योंकि देखिए आप इस मुल्क के शहरी हैं, आप किसी माँ के लाल भी हैं, और दूसरी चीज़ ये कि आप इस शहर में, इस मुल्क के अंदर किसी ना किसी तरह मईशत को कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत, आपकी वेल बीइंग हम सब के लिए, सिर्फ आपकी फैमिली के लिए नहीं, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सुबह सुबह बेतहाशा तेज़ गाड़ियाँ भी लोग जो चला रहे होते हैं, वो भी बहुत सारी बाइक्स को हिट करते हैं, जिनमें बाइक वालों का कोई गलती नहीं होती, कोई कसूर नहीं होता। लेकिन जितने भी बाइक वाले हैं, मैं उनको ख़ासतौर पर कहना चाह रहा हूँ, कराची की सड़कों की हालत बेतहाशा ख़राब हो चुकी है। हर सड़क में कोई ना कोई बम्प्स हैं या अनएक्सपेक्टेड स्पीड ब्रेकर्स हैं। आज सुबह, सिर्फ आज सुबह की मैं आपको बात बता रहा हूँ, आज सुबह 3 बाइक के एक्सीडेंट्स इस वक्त मैं खुद देखते हुए आ रहा हूँ। आप सोचें, 3 एक्सीडेंट्स, जिसके अंदर अफसोस के साथ कहना पड़े कि एक पे 2 छोटी बच्चियां थी, एक पीछे बैठी हुई थी, एक आगे बैठी हुई थी, वो गिर गए। और क्या था, तीनों बाइक वाले जो थे वो रेस लगा रहे थे, 2 आगे निकल गए, एक गिर गया। एक किसी गाड़ी से बहस कर रहे थे भाई साहब, और दूसरे थे उन्होंने बस से टक्कर खा ली। एक तो ये जो पुरानी मिनी बसें चल रही हैं, इनको ये बसें चेंज करने से बेहतर ये भी है कि हम बस के जो ड्राइवर हैं उनका भी कोई ट्रेनिंग सिस्टम निकालें कि ये वो भी सुबह सुबह ये बस को ट्रेन समझ के ना चलाएं। आप रोड पे चला रहे हैं जहाँ बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, कितने लोग सड़क क्रॉस भी कर रहे हैं, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, और सुबह का वक्त इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ये ख़ास तौर पे मैं बाइक वालों को कहना चाहूँगा, जितने भी बहन भाई हमारे बाइक्स चलाते हैं, लड़के लड़कियाँ चलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और ऑफकोर्स आप उतने ही अहम है जितना कोई भी गाड़ी वाला है, लेकिन एहतियात भी आपको उतनी ही बरतनी है जो एक महंगी गाड़ी वाला एहतियात बरत रहा होता है कि उसकी गाड़ी पे स्क्रैच ना आ जाए। आपकी सेहत किसी भी गाड़ी, किसी भी बाइक, किसी भी मीटिंग से ज़्यादा अहम है। आपके बच्चे की वेल बीइंग, आपके बच्चे का सालिम होना किसी भी मीटिंग, किसी भी स्कूल पे टाइम पे पहुंचने से ज़्यादा अहम है। अगर इतनी ही जल्दबाजी करनी है तो आप प्लीज़ 1 घंटा 1.5 घंटा पहले जागें, आप 1 घंटा 1.5 घंटा पहले बच्चे को स्कूल छोड़ करें, लेकिन अपनी और इन मासूम बच्चों की जानों को ख़तरे में ना डालें। आज का एक बहुत ही ज़बरदस्त शो आपके लिए लाइन अप किया हुआ है। आज आप सबकी फेवरेट डॉक्टर बिल्कीस हमारे साथ होंगी। कोई भी सवाल हो आपका, किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, आप कॉल करके उसका जवाब जान सकते हैं। दूसरा, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर बिल्कीस से, वो है अर्ली मेनोपॉज, और आप हमारे साथ हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं। आपको पता है आजकल सबसे बड़ी बीमारी जो है, हर बीमारी की वजह है, उसको पूरी दुनिया ने स्ट्रेस करार दिया है। अगर आपको स्ट्रेस होगा, आपको किसी भी किस्म का टेंशन होगा, आपको एंजाइटी होगी, वो डिप्रेशन की तरफ लीड करता है, वो और बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है। अगर आपको डिप्रेशन होता है या आपको स्ट्रेस हो रहा होता है तो फिर आपको लगने लगता है कि आपकी जो भी बीमारी जो माइनर सी थी बॉडी में, कुछ लोगों को सांस का मर्ज होता है, कुछ लोगों को डाइजेशन का मर्ज होता है, वो बढ़ जाता है अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं। और स्ट्रेस हम लेते हैं 90% मुस्तकबिल के बारे में सोच के कि क्या होगा या क्या होने वाला है। इसके लिए लोग बहुत सारे रेमेडीज़ करते हैं, स्टेप्स लेते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है योगा। अगर आप योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आप स्ट्रेस को किक आउट कर देंगे अपनी लाइफ से। चल के देखते हैं कि आज सायमा इरफान हमें स्ट्रेस रिलीविंग के लिए कौन सा योगा सिखा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, कि आप लोगों को उस चीज़ से निजात दिलाना चाह रही हूँ जिससे मैं गुजरी हूँ और गुजर चुकी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ऐसी टेंशन, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो तकलीफ़ दे हो मेरे लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर। किस तरह से आजकल जो लोग हैं, एक तो महंगाई, एक तो ये चीज़ें कह रहे हैं कि हमारी सराउंडिंग में जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेके काफ़ी परेशान है। हर इंसान कहता है कि मुझे भाई डिप्रेशन हो गया और मुझे ज़हनी तौर पर मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। मेन रीज़न यही है कि जब हकदार को उसका हक नहीं मिलता तो ये तो होना ही है। चलें खैर, ये तो बहुत ऐसी बातें होगी कि जो हमें नहीं भी करनी चाहिए, लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है। तो ये देखिए मैं जो एक्सरसाइज बता रही हूँ, देखिए हम कहते हैं ना किसी को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? हम अपने आप को रिलैक्स रखें, हम अपने आप को जो है उस चीज़ से दूर रखें कि जो हमें तकलीफ़ देती हैं चीज़ें, वो लोग जो हमें तकलीफ़ देते हैं उनसे दूर रहें। वो चीज़ें जो हमें तकलीफ़ देती हैं, हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, हम उनसे दूर रहें। और किस तरह से? एक तो अपनी हेल्थ के ख्याल ऐसे रख सकते हैं अपने आप से प्यार करके। कैसे प्यार करेंगे? हेल्दी डाइट लें। ये नहीं कि बहुत महंगी चीज़ें लें, बहुत महंगी चीज़ें खाएं तो आपकी हेल्दी डाइट होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब्जियां हैं वो खाएं, दालें हैं वो खाएं। चिकन तो खैर बहुत आसमान पे उसकी कीमतें पहुंच चुकी हैं, वो उसको अवॉइड करें, ठीक है। दालें हैं वो समझो चिकन के ही वो काम देती हैं, जितनी प्रोटीन उसमें उतनी दालों में है। और रोज़मर्रा हम जो है अपनी रूटीन में एक्सरसाइज को, वॉक को शामिल करेंगे तो यकीन करें आप ज़हनी तौर पर वैसे ही बहुत पुरसुकून हो जाएंगे, ठीक है। आज से आप अपने आप में अपने आप को जो है ये सोच के ये दिन गुजारें कि मैंने आज का दिन अपने ऊपर तवज्जो देनी है, अपने जो सराउंडिंग में मेरे प्यारे लोग हैं उनका मैंने ख्याल रखना है। किस तरह से? अपने रवैये से। अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप मेंटली तौर पर आप स्ट्रेस फ्री हैं तो आप दूसरों का भी ख्याल रख सकते हैं। अगर आप खुद जो है स्ट्रेस में होंगे, आप पजल होंगे, आप डिप्रेशन में होंगे तो आप दूसरों का ख्याल कैसे रख सकते हैं? तो सबसे पहले अपने आप को जो है प्यार कीजिए, उसके बाद फिर आप दूसरों को प्यार कर सकेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं आपको बता रही हूँ, पहले तो आप जो है वॉक करें। वॉक किस तरह से? आप 10 मिनट से शुरू कर लें, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं, क्योंकि इसका हेल्थ की अवेयरनेस इसी को कहते हैं ना कि जब अपना ख्याल रखते हैं आप अपनी रोज़ाना की रूटीन को बेहतर करते हैं, अपने वॉक करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो यही एक अच्छी रूटीन है, ठीक है। कहते हैं ना कि एक अच्छा माइंड एक अच्छी बॉडी को जो है तख्लीक करता है। किस तरह से? कि अगर हम अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, मेंटली आप रिलैक्स होंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे अपने रोज़मर्रा के काम। इसी तरह से आज जो मैं बता रही हूँ ये एक्सरसाइज यही है। इसी तरह से ये सबसे पहले ये वाली एक्सरसाइज, ये आपके डिप्रेशन को इतना दूर कर देगी अपनी ज़िंदगी से कि आप यकीन करें आप खुश हो जाएंगे। आज से ये शुरू कर दें, छोटे बच्चों को करवाएं, आप खुद करें। और ख़ास तौर से ये ख़वातीन बेचारी जो घर पे बैठी हुई हैं, जो घर के कामों में लग जाती हैं, अपना ख्याल छोड़ देती हैं, बिल्कुल अपना आप बिल्कुल कहती हैं कोई बात नहीं, अब तो बच्चों को ही देखना है, हमारी अब क्या ज़िंदगी। ऐसा नहीं है। आपने अपने आप का भी ख्याल रखना है, बच्चों का भी ख्याल रखना है, अपने घर वालों का भी ख्याल रखना है, लेकिन सबसे पहले आप खुद से प्यार करें, ठीक है। तो ये देखिए ये एक्सरसाइज है बटरफ्लाई पोज। ये ऐसा पोज है, ये आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स जो है क्रिएट करता है कि जो हैप्पीनेस लेके आते हैं आपके अंदर, ठीक है। ये हैप्पीनेस पोज कहलाता है और इसको आप करते जाएंगे तो यकीन करें कि ये पोज ऐसा है
कि जितना आप इसको करेंगे आप उतने अपने अंदर जो है हैप्पीनेस लेकर आएंगे, उतना पॉजिटिव हो जाएंगे आप। अगर ये आपका ये लेग्स इतनी आ रही हैं तो भी चलेंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको आपने क्या है प्रैक्टिस करते हुए, रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए आप आहिस्ता आहिस्ता आपके ये नीज नीचे लग जाएंगी, तो आप देखिए और ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा ये करते हुए। ठीक है, इसी तरह से दोनों हाथ ऐसे रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आएंगे अपने आप को, नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। और जब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हो सकता है यहाँ तक आप आएँ या यहाँ तक भी ना पहुँच सकें, तो क्या है उसका अच्छा तरीका, यहाँ कुशन रख लें, छोटा सा टेबल रख सकते हैं या 2-3 तकिए हैं वो रख सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ कि जो आपकी यहाँ तक आ सकती है, टेबल है, कुशन है, कुछ भी आप रख के और अपने सर को यहाँ रखिए और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ रख के और सुकून में रहिए, ताकि आप ये अच्छे तरीके से पोज कर सकें, इसके बेनिफिट्स ले सकें। और मैं सर को नीचे रखूँगी लास्ट इस तरह से। इसको आप 30 सेकंड से स्टार्ट करेंगे और इसको आप बढ़ाते जाएंगे। ये थी आज की जो है ज़बरदस्त एक्सरसाइज कि जो हम करते हुए जब करेंगे उस वक्त तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी बहुत अच्छे होंगे। आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे और मेंटली फिजिकली हर तरीके से आप रिलैक्स हो जाएंगे। आई होप आज की भी एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ हैं आप सबकी पॉपुलर डिमांड पे डॉक्टर बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस, कैसे आप खैरियत से? डॉक्टर बिल्किस, एक लिस्ट है सवालों की जो कि आई हुई आपके लिए। सबसे पहले तो खवातीन और हज़रात मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज हम अर्ली और पोस्ट मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे, मेनोपॉज पे बात करेंगे। कोई भी मसला हो आपको मेनोपॉज को लेके तो आप कॉल करके डॉक्टर बिल्किस से बात कर सकते हैं। दूसरी बात ही डॉक्टर बिल्किस, जो एक बहुत अहम सवाल है आजकल का, जो कि हमारे सब्जेक्ट से आज के रिलेटेड नहीं है, बात करते हुए बहुत सारे लोगों के गले में रेशा आ जाता है ये होना शुरू हो जाता है हर किसी को। आप सोचें हमारे ऑफिस में 10 लोग खांस रहे हैं और गले में खराश है, क्या करें? अच्छा, इसके लिए सबसे बेस्टेस्ट रेमेडी है ना, एक तो लौंग का इस्तेमाल। लौंग को आप चबा लें तो आप देखें कि आपका गला खुल जाएगा। अच्छा, दूसरा कुस्ते शीरी, बस उसके साथ इंसाफ नहीं करते, एक दिन ले लिया 2 दिन ले लिया, नहीं, उसको रेगुलरली 3 महीने तक लेना है। और जब उसको पिएं तो यहाँ गॉगल्स करें फिर पिएं, फिर उससे बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, क्या लोग कहते हैं गरारा करके उसको थूक दें? नहीं नहीं, कुस्ते शीरी तो आप अच्छा, आप गले के लिए ही कर रहे हैं? करके आपने पीना है, वो तो आपने पीना है। ठीक है, ठीक है। नमक के गरारे रोज़ाना रात सोने से पहले करना है। उसमें आप गेंदे के फूल भी डाल सकते हैं। गेंदे के फूल उबालें, उसमें आप नमक डालें, दूसरी चीज़ शहद भी डालें और इससे आप गागल्स करें तो उससे गले जो है ना एकदम आवाज़ ख़त्म हो जाती है। आजकल सबको ना वोकल कॉर्ड का ऐसा लग रहा है जैसे फंगी हो गया है, एकदम बिल्कुल भी जो है ना बोल रहे हैं तो लग रहा है एक की बजाय 2-2 बोल रहे हैं, या लग रहा है कि घुटन से बोल रहे हैं, घुटन से बोल रहे हैं, घुटन से बोल रहे हैं। तो इसके लिए कॉन्स्टिपेटेड नहीं होना चाहिए। जो कॉन्स्टिपेटेड लोग होते हैं उनका आखिर में ना यहाँ पर घुटन का एहसास होता है। तो अपना मैदा सही रखें, गैस्ट्रिक इश्यूज़ नहीं होने चाहिए। उसके लिए बहुत आसान है, सौंफ, पुदीना, इलायची उबाल के पिएं, इंजीर का इस्तेमाल करें, अमरूद का इस्तेमाल करें, पपीते का इस्तेमाल करें। फाइबर जिन चीज़ों में होते हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। खाने के दौरान 1-1 घूंट पानी पिएं, खाने से पहले और खाने से पहले भले आप पानी पी लें, लेकिन खाने के 1 घंटे तक आप पानी ना पिएं तो इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स पे। मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, मेनोपॉज की बेसिक एज क्या होती है? मेनोपॉज क्या होता है? बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको मेनोपॉज होता है, उन्हें पता नहीं कि ये मसला ही क्या है। प्लीज़ जी जी, मैं बता देती हूँ। होता क्या है कि बेसिक एज का जहाँ तक आपने पूछा है तो अब एज लिमिट्स नहीं रही, लेकिन अगर अल्लाह की तरफ से है तो वो 45 से 55 के दौरान अंडेदानी या ख़वातीन की जो अंडेदानी होती है वो अपना काम करना छोड़ देती है। 2 हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वो लो होते शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि हॉट फ्लैशेस होते हैं, एकदम घबराहट होती है, गर्मी लगती है, पसीने आते, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। और ये रात को सोते में भी हो सकता है, सुबह भी हो सकता है।
और दिन में कई दफ़ा ये अमल होता है और मखसूस अयाम आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि 15-15 दिन में मखसूस अयाम आने लगते हैं, फिर 6-6 महीने पे चले जाते हैं, तो वो उनमें डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाती है। उसके फिर बहुत सारे नुकसानात हैं। नुकसानात होते हैं जी बिल्कुल होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो मेनोपॉज की बेसिक एज क्या होती है वैसे ख़वातीन में? देखिए मैंने आपको कहा ना, बेसिक एज तो 45 से 55 होती है जो कुदरत की तरफ से है, मगर अब प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर यानी कि अंडेदानी, प्री मेच्योर का मतलब वक्त से पहले अंडेदानी अपना काम करना छोड़ देती हैं, तो वो मेरे पास बच्चियां आ रही हैं 18 साल 25 साल। इतने ही है? जी बिल्कुल। मतलब लाइफ तो स्टार्ट भी नहीं, लाइफ स्टार्ट ही, और ना फिर उनमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्मॉल साइज यूट्रस होता है, ओवरीज मेच्योर नहीं होती हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या लीथल हार्मोन जो होता है उनका बहुत बढ़ जाता है, उसकी भी बहुत सारी वजूहात होती हैं। लेकिन मेनोपॉज में वो सन्यास जिसे कहते हैं उसमें वो जा चुकी होती है ड्यू टू एनी रीज़न। डॉक्टर साहब ये रिवर्सिबल नहीं है ये प्रोसेस? अगर रिवर्सिबल या आप अपनी जो है ना हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। रिवर्सिबल इस तरह है कि 3 चीज़ें हैं जो आप भी बहुत दफ़ा बताते हैं, हम भी बताते हैं, हर डॉक्टर बताता है कि हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, ये 2 चीज़ें और कोई भी नहीं करता। तीसरी चीज़ प्रॉपर नींद। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको प्री मेनोपॉज में जाने से रोकती हैं। अगर प्री मेनोपॉज हो गया, वक्त से पहले हो गया, 45 साल की औरत से 55 साल तो कुदरती है, तो उसमें हम हेल्थ मेंटेनेंस बता सकते हैं कि आप अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करें, मेनोपॉज के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं उसको सही करें। मगर अगर प्री हो रहा है तो उसके लिए एक्सरसाइज, उसके लिए वॉल योगा फॉर फीमेल हार्मोन से बेहतरीन एक्सरसाइज मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। वो एक्सरसाइज क्या करता है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छा करता है, जिसकी वजह से आपके दूसरे जो ग्लैंड्स हैं वो भी बेहतर काम करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ ज़ारा है फ्रॉम लाहौर। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सवाल है आपका? जी मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि मुझे 2 हफ्तों से नज़ला जुकाम हो रहा है और मैंने सब कुछ करके देख लिया, मुझे उसमें आराम नहीं है, तो उसके लिए मुझे कुछ बता दें। क्या किया है बेटा आपने, ये बताइए। मुझे फ्लू बहुत हो रहा है, खांसी बहुत हो रही है और अब फ्लू जो है ना मेरा फ्रीज हो गया है। अच्छा नहीं तो ठीक है मैं बता देती हूँ। अच्छा, सबसे पहले गलती हम एक करते हैं कि जैसे ही हमें फ्लू स्टार्ट होता है हम फ़ौरन एंटी एलर्जी लेना शुरू कर देते हैं या कोई फ्लू की दवा लेना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जिस तरह इस बच्ची के साथ हुआ है, तो फ्लू जो है ना फ्रीज़ हो जाता है, फिर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं। ये चीज़ें सर का पीछे वाला हिस्सा, सर और सजदे में जाओ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। नीम के पत्ते 25 से 30 और नमक 1 लीटर पानी में डाल के इसको अच्छी तरह पकाएं ढककर। उसके बाद इसकी स्टीम दिन में 2 से 3 बार लें। नीम जो है ना जितनी भी फंगस वाली चीज़ें होती है उसको ख़त्म करने में आपकी मदद करती है। नॉर्मल सेलाइन ड्रॉप नाक में ज़रूर डालें दिन में 3 से 4 बार, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और यखनी का इस्तेमाल करें और प्याज का अर्क निकाल लें। 1 प्याज का आपने अर्क निकालना है, उसमें पानी नहीं डालना है। पानी डालेंगे तो पानी इसमें शामिल हो जाएगा तो वो अर्क नहीं कहलाएगा। जैसे हम सेब का जूस निकालते हैं ऐसे ही अपने प्याज का जूस निकालना है। 1 प्याज का जूस तकरीबन आधा कप 1/4 कप निकलेगा, 2 से 3 चम्मच निकल आएंगे। उसमें 1/4 टीस्पून आप शहद डालें, 1/4 टीस्पून आप हल्दी डालें, 3 से 4 अदद काली मिर्चों को पीस के डाल दें, अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। आपकी दवा तैयार हो गई। खांसी हो रही है, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, नज़ला फ्रीज़ हो गया है, उसके लिए बेहतरीन है आधा कप पानी लें, उसमें से ½ टीस्पून लेके उस पानी में मिक्स कर लें। दिन में 2 बार ये सिरप पी लें, इससे फ़र्क पड़ेगा। परहेज़ करें। जो चीज़ों में रेशा होता है, जैसे चावल में रेशा होता है, जैसे रोटी में रेशा होता है, तो और केले में रेशा होता है, लेस जिसे कहते हैं, हाँ लेस वाली चीज़ें नहीं खाएं, उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। लेस वाली चीज़ें रेशा बनाती हैं।
बिल्कुल सही, थैंक यू। डॉक्टर साहब, अभी मेनोपॉज पे हम लोग बात कर रहे थे। अब मुझे एक बात बताइए, काफ़ी पूरी दुनिया में जब रिसर्च होती है मेनोपॉजल प्रॉब्लम से, और हम लोग अब क्या करते हैं, ख़वातीन और हज़रात, हम ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जिनको टैबू समझा जाता था या जिनको समझा जाता था कि इनके बारे में बात नहीं होनी चाहिए, वो बहुत सारी बीमारियों का बायस बनते हैं। और हमें अब ये लगता है 2023 में हमें टेलीविज़न के ऊपर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, ख़वातीन के बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें हम डिस्कस करते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी हम किसी ना किसी तरह आसान कर सकें। इसीलिए हम ये मायनाज शख्सियात को बुलाते हैं जो कि डॉक्टर्स हैं, नेचुरोपैथ्स हैं, होम्योपैथ्स हैं, या आके आपकी ज़िंदगियों को बेहतर करते हैं, कोई ना कोई रेमेडी बताते हैं। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में रिसर्च से ये भी बताया जाता है कि जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इसका बहुत अमल दखल होता है प्रीमेच्योर मेनोपॉजल पे। इसका जवाब डॉक्टर साहब देंगी ब्रेक के बाद। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। अगर आप लोग कॉल कर रहे हो तो जवाब मुख्तसर, सवाल मुख्तसर रखिएगा। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं मेनोपॉज के ऊपर। डॉक्टर साहब, ये जो अभी हम बात करते हैं कि बच्चियों में बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम डायग्नोज हो जाती है, फिर वो उससे पूरी लाइफ अफेक्ट होने लगती है। काफ़ी सारी रिसर्चेज इंटरनेशनली मानती हैं कि जो एनजाइटी और स्ट्रेस लोग ले रहे होते हैं, चाहे वो कॉलेज का हो, शादी होने ना होने का हो, या इन लॉ, कोई भी जो स्ट्रेस हो उसकी वजह। देखिए, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, ये 3 बीमारियां ऐसी हैं जो आपके पूरे निज़ाम को डिस्टर्ब कर देती हैं। जब एक जो आपकी नेगेटिविटी है या आपका स्ट्रेस है या ओवर थिंकिंग है, वो तो हर चीज़ को इफ़ेक्ट करती है, तो ओबियस वो हार्मोन्स को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। इसीलिए कहते हैं कि डिप्रेशन, लेट गो करना सीखे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बात के पीछे पड़ जाते हैं। ख़वातीन में कुछ बच्चियां भी मेरे पास आती हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों कहा, इसने मुझे ऐसा क्यों देखा। छोटी छोटी बातों पे हम इतना अपने आप को भी डिप्रेस कर लेते हैं, हालांकि खोदा पहाड़ निकला चूहा होता है। वक्त भी ज़ाया होता है। वक्त ज़ाया होता है, बिल्कुल। लेट गो करना सीखे। छोटी छोटी बातों पे ये क्यों हुआ, इसने क्यों किया, इसने क्यों कहा, ये क्यों जो है ना क्वेश्चन मार्क, ये बहुत सारी बीमारियों को दावत दे रहा होता है। तो इसको ख़त्म कर दें। हुआ कोई बात नहीं, लेट गो करें, आगे बढ़े। देखिए, हमारी ज़िंदगी में जो सुबह पहले एक दफ़ा आई, क्या वो वापस आएगी? रोज़ाना नया सूरज, नया दिन, नई ज़िंदगी, नई तारीख है। तो हम पुरानी चीज़ों में उलझे क्यों रहते हैं? हमें आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ आसिया है गुजरावाला से। जी, अस्सलाम वालेकुम आसिया। जी वालेकुम सलाम सर, मैं आसिया बात कर रही हूँ। सर, मेरे ना सर के बाल जो है ना वो उतर रहे हैं और मेरे वाइफ भी बालों में आया। एक और मेरी बहन है, उसकी 18 साल उम्र है, उसके भी बाल जो है ना बहुत सफेद हो रहे हैं। और मेरा एक बेटा है, उसको ना बहुत ज्यादा खांसी है, वो ना बाहर की चीजें नहीं छोड़ता। अच्छा, आपकी क्या एज है आसिया? वो मेरी एज 32 साल है। 32 साल। और आपके बेटे की? बेटे की मेरी 6 साल। 6 साल। 6 साल। 6 साल में खांसी होती है और कह रही है सो नहीं सकता। नहीं, बाल गिर रहे हैं। बाल गिर रहे हैं? बाल गिर रहे हैं, इनके भी बाल। हाँ। अच्छा, अगर दोनों के बाल गिर रहे हैं तो आप ये देखिए कि 6 साल के भी गिर रहे हैं, 31 साल के भी गिर रहे हैं, तो क्या आपका पानी सही है? हार्ड वाटर तो नहीं है? जो आप शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हो, क्या वो सही है? या आपकी डाइट कैसी है? ये 3 चीज़ें मुश्तरका अगर दोनों ही सही नहीं ले रहे, तो क्योंकि एज डिफरेंस आप देखें तो सबसे पहले पानी को उबालें। जब पानी को बहुत ज़्यादा उबाल रहे हो तो उसमें नीम के पत्ते डाल दें। वैसे तो व्हीट ग्रास डालते हैं, अब वो व्हीट ग्रास नहीं मिलेगा तो आप नीम के पत्ते डाल दीजिए ताकि आपका पानी अच्छा फिल्टर हो जाए। तो उसको छानने के बाद जो है ना आप सर धोइए। लगाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, मूली के बीज, जब 6 साल के बच्चे के भी गिर रहे हैं और आपके भी, तो मूली के बीज ले लीजिए, 1 चम्मच उसको अच्छी तरीके से पीस लीजिए। तिल के तेल 1 कप में डाल दीजिए, आपकी दवा तैयार हो जाएगी। लेकिन ये थोड़ा सा तेज़ होता है, तो बच्चे का सर आप ऐसे नहीं धुलाइएगा कि उसकी आंखों में चला जाए। इसका ख्याल रखिए, ये तेल लगाइए। अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह आपके बाल गिरना रुक जाएंगे, आपके बच्चे के भी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, जिस तरह बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, लोगों को सोराइसिस हो जाता है या एलोपेशिया हो जाता है या र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, क्या ये भी वजह बन सकती है? बिल्कुल। ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होते हैं वो प्री मेच्योर
ओवेरियन फेलियर की तरफ भी ले जा सकती हैं और प्री मेनोपॉज की तरफ भी ले जा सकती हैं। जैसे मैं उर्दू में बता देती हूँ, गठिया का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, अल्लाह ना करे किसी को बर्स हो जाए, या ऐसा होता है ना एलोपेशिया जिसको बाल चढ़ कहते हैं या बाल जड़ कहते हैं, ये सारी डिजीज़। उसके अलावा भी बहुत सारे, थायराइड में हाशिमोटो होता है, बहुत सारी इस तरह की डिजीज़ हैं जो आपको प्री मेनोपॉज की तरफ ले जाती हैं, क्योंकि उनकी अद्वियात कुछ ऐसी होती है कि आपके हार्मोन्स जो हैं वो सही तरीके से अपना काम नहीं करती, जिसकी वजह से अंडेदानी अपना काम छोड़ देती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अगर किसी को हो जाता है मेनोपॉज, जाके बहुत सारी खवातीन को 45 के बाद आप कह रही हैं होता है, लेकिन काफ़ी खवातीन 30-35 में भी इसको हिट कर लेती हैं। उस एज में भी अगर एक्सरसाइज करें तो रिवर्स हो सकता है प्रोसेस? नहीं, फिर तो देखिए डाइट क्या लेना है ना, कौन कौन से वाइटामिन आपको हेल्प करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको मेनोपॉज में नहीं जाने देते, तो उसमें है इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल, खवातीन को इस्तेमाल करना चाहिए। B12 जिस पे हमने प्रोग्राम किया है, विटामिन B12 वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। फॉलिक एसिड, देखिए ना, अगर प्रेगनेंसी से पहले भी एलोपैथिक डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप हेल्दी प्रेगनेंसी चाहते हैं तो आपको फॉलिक एसिड चाहिए, फॉलिक एसिड का इस्तेमाल ये करना चाहिए। फिर विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की रेंज, विटामिन सी, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मेनोपॉज में, मतलब कि एक कुदरती अमल तो है उसमें, तो संन्यास में आप जाएंगे लेकिन वक्त से पहले नहीं जाएंगे। अगेन यही बात आ गई, हेल्दी डाइट है ना, हेल्दी डाइट आ गया। और मैग्नीशियम जो है ना वो भी बहुत ज़रूरी होता है, विटामिन D3 बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए जब मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है, मैं सबसे पहले उसका जो चेकअप के लिए मेरा एक रूल है, मैं कहती हूँ अपना विटामिन D3 सही करें। बल्कि जो लोग क्या कहते हैं 30 है ना, 33 है सफिशेंट है, मगर आपके हार्मोन्स को वर्क करने के लिए अगर 140 की रेंज है तो एटलीस्ट 70 पे आप मेंटेन करें, तो उससे क्या होता है कि हेल्दी प्रेगनेंसी हो जाती है। महविश है हमारे साथ हरीपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम महविश। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे डॉक्टर बल्कीस से बात करनी है। जी बात कीजिए। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ डॉक्टर साहबा, मेरा बेटी का मसला है, उसकी उम्र 15 ईयर्स है और उसको पीरियड 2.5 महीने बाद होते हैं और होते ठीक ठाक है, लेकिन चेकअप हुआ है तो वो कहते हैं कुछ ओवरी में सिस्ट प्रॉब्लम थोड़ा सा आ रहा है, तो उन्होंने मेडिसिन दी है, कोई वेलोसेफ कैप्सूल और कोई मायोफॉलिक हार्मोनल इशू भी बताए और याज टैबलेट दी है 1 मंथ 6 मंथ खानी है। खा तो हो रही है लेकिन उसको चक्कर भी आते हैं और टांगों में भी दर्द होता है। तो आप ऐसे करें, टीवी पे मुझे जब मैं कॉल बंद करूंगी तो बकायदा कोई बताएं कि मैं अपनी बेटी को वो जारी करवाऊं जिससे वो ठीक हो जाए। और आपकी बेटी की उम्र कितनी है? 15 साल। 15 साल। 15 साल है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा देखिए, सबसे पहले आपने एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करना शुरू की तो एक प्रोटोकॉल होता है, अब आप बीच में नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अगर चक्कर आ रहे हैं तो आप शरबत फौलाद किसी भी अच्छी कंपनी का साथ दे सकते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा उन दवाओं का। ठीक है, उनकी ग़िज़ा में आप खजूर, इंजीर, चुकंदर और साथ में गाजरें, ये सारी चीज़ें ज़्यादा रखें तो इंशाल्लाह। क्योंकि देखिए ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक नुस्खा सुना और डॉक्टर की दवा छोड़ दी, नुस्खा इस्तेमाल करने लग गए, जो आप अपने साथ ज़्यादती करते हैं, क्योंकि उस नुस्खे में भी वही चीज़ें होती हैं हार्मोन को सही करने के लिए जो आपको डॉक्टर ने दी हुई होती है। और वो छोड़ने से, और फिर जाहिर सी बात है, मैं मिसाल दे रही हूँ कि जैसे अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है, स्मूथली जा रही है, आपने उसको एकदम से CNG पे किया, झटका आता है ना, तो वो जो झटका सेकंडों का होता है। कभी कभार ये झटका अगर आप अपनी हेल्थ पे ले आते हैं तो वो सालों पे चला जाता है, तो ये ना कीजिए। बच्ची बहुत छोटी है, डॉक्टर ने जो दवाइयाँ बताई हैं यकीनन अच्छी बताई होंगी, उनका इस्तेमाल कीजिए। और मैंने जैसे शुरू में कहा था, वॉल योगा फॉर फीमेल हार्मोन्स आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे। आधे घंटे की एक्सरसाइज है, वो बच्ची से ज़रूर कराइए। और एक और चीज़ जो डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर पहले भी कही थी, अगर आपकी बच्ची ओवरवेट है,
वज़न ज़्यादा है तो उसका वज़न आप कम करवाइए, है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिदा की कॉल है इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम रिदा। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? जी मेरा डॉक्टर बल्कीस से सवाल है। दो मेरे इशू है। एक बेटी है मेरी 15 साल की, जी तो जी उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसके बारे में। और दूसरी बेटी जो है उसकी 14 साल तकरीबन उम्र है, तो उसको कब्ज ज्यादातर रहती है, तो शदीद किस्म का उसको अभी तकलीफ है पहाने वाली जगह। ठीक के है। बारे में पूछना है डॉक्टर बल्कीस से। जी ठीक है, मैं बता देती हूँ। देखिए कैस्टर ऑयल जो है वो नाफ में, आप वो जो बच्ची जो बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ़ में कॉन्स्टिपेशन की वजह से, नाफ में आप कैस्टर ऑयल डालिए और ये रात को अमल कीजिएगा। अभी अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेटेड है, अगर गाय का मक्खन मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। 1 चम्मच लीजिए, 1 कप खौलता गर्म दूध लीजिए और मक्खन को आप दूध में मिक्स कर लीजिए। ये जिनको बहुत शदीद कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, ये सुबह खाली पेट, निहार पेट उनको देना शुरू कर दें। और दूसरा, मैंने इसी प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें कब्ज़ के लिए बताई थी, उनका इस्तेमाल कीजिए। साथ में हाइड्रोथेरेपी यानी पानी में बैठना, आधा धड़ पानी में रखना, तो एक दिन ठंडे पानी में, एक दिन नीम गर्म पानी में। जो 14 साल की बच्ची है उसको कहें कि करे, तो उससे उसको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जो 15 साल की बच्ची है और मोटापे का शिकार है, उसके लिए सबसे अच्छी टिप है कि वो 10,000 कदम रोज़ाना चले और कुछ महीनों के लिए गंदम, चीनी, घी, तेल छोड़ दे। चावल वो खा सकती हैं लेकिन उबले हुए। ज़बरदस्त, क्योंकि हाँ ऑफ कोर्स वज़न तो इन्हीं चीज़ों से कम होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, 2 सवाल हैं जो कि हमारी कराची की एक कॉलर है, उन्होंने आपके पोस्ट पे हमें सवाल भेजे थे। उन्होंने ये लिखा है कि क्या मेनोपॉज के दौरान प्रेगनेंसी पॉसिबल है? मेनोपॉज के दौरान प्रेगनेंसी, अगर AMH बहुत लो है और एग्स आपके अच्छे नहीं बन रहे तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपका AMH सही है और आपके एग साइज सही बन रहा है तो अगर अल्लाह चाहे तो क्यों नहीं, 55 साल की औरत भी तो प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, हो सकता है अगर अल्लाह चाहे तो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है कि अगर जब मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी बीमारियों के फिर खदशात हो सकते हैं? सबसे पहले आपकी आई साइट जाती है। आई साइट जो है ना वो कमज़ोर होने लगती है, हड्डियों में दर्द बढ़ जाता है। इसीलिए हम इतने प्रोग्राम्स में अपनी बेटियों को, बच्चियों को बताते हैं कि आपका बैंक बैलेंस जो है, आपकी हेल्थ, आप उसमें अपने बैंक में वो बैलेंस ही नहीं रखते हो हेल्थ का। जब आप मेनोपॉज में चले जाते हो तो आपकी हड्डियां टूट फूट और आपको कैल्शियम ज़्यादा चाहिए होता है, तो आप पूरी ज़िंदगी ना दूध, दही, अंडा, जो चीज़ें कैल्शियम की होती हैं वो आप इस्तेमाल ही नहीं करते हो, तो फिर जो आपकी अपनी बॉडी की में जो कैल्शियम जमा होता है वो खर्च होना शुरू हो जाता है, बनना तकरीबन ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हमें सप्लीमेंट्स पे जाना पड़ता है। तो अगर आप मेनोपॉज में हैं तो आप अपना कैल्शियम बहुत अच्छा रखें, जिंक बहुत अच्छा रखें, बी कॉम्प्लेक्स की रेंज, B12 की रेंज, विटामिन D3, ये सब आपको लेना है। फिर आपकी स्किन कॉलेजन, जिन चीज़ों में कॉलेजन होता है, जैसे यखनी रोज़ पिए, हड्डियों की यखनी। अब सब लोग बोलेंगे इस गर्मी में कौन यखनी पिएगा, बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल आ रहे होंगे जिनको अपनी हेल्थ से प्यार होगा, क्योंकि हमने यहाँ बनाया हुआ है कि यखनी गर्म है, सही है, तो आपने ये सब चीज़ें करना है अगर आपने हेल्दी रहना है। अच्छा, अफशीन ने हमसे इस्लामाबाद से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। इनकी फैमिली हिस्ट्री है, इनकी मैटरनल साइड से, वालदा की तरफ से, ननियाल से हिस्ट्री है कि ओवेरियन कैंसर इनकी फैमिली में रहा है। इनकी उम्र है 38, 40 में 2 कम, और इनको मेनोपॉज हुए 3 साल हो चुके हैं, और कह रही है कि क्या मुझे अपना यूट्रस रिमूव करवा देना चाहिए? देखो बेटा, ओवेरियन कैंसर होगा ओवरीज में ना, अगर आपकी एंडोमेट्रियम की मतलब कि वो थिकन नहीं है, आप मेनोपॉज में जा चुकी हैं, आपकी अंडादानियों ने काम करना ख़त्म कर दिया, आपका AMH, FSH, LH और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मतलब कि वो बिल्कुल लो साइड पे चले गए हैं, तो आपको फिर ओवेरियन कैंसर मेरे हिसाब से, मेरे इल्म के हिसाब से हो नहीं सकता। तो आप यूट्रस क्यों रिमूव कराएंगी, कोई अगर साइन नहीं है तो।
आपको अगर खौफ है तो आपने एक काम करना है, दमासा बूटी 5 ग्राम दिन में 2 बार, जैसे मिसाल के तौर पे ये आधा कप चाय है, आपने 1 चम्मच लेके खौलते गर्म पानी में डालना है और खानों के फ़ौरन बाद छान के पी लेना है, दिन में 2 बार, 3 महीने तक कीजिए। अपनी हेल्थ को देखिए, हर 6 महीने में आप जो है अपना अल्ट्रासाउंड कराइए। और अल्लाह ना करे, अच्छा वो आपने सवाल कर लिए, कुछ लोग मेनोपॉज में चले जाते हैं 1-2 साल बाद, उनको फिर क्या होता है, ब्लीडिंग हो जाती है और वो ख़तरनाक भी हो सकती है। फिर उसमें ऐसा होता है कि अल्लाह ना करे कि कैंसर के चांसेस होते हैं। मेनोपॉज में जाने के बाद कुछ अरसे बाद, 1-2 साल बाद जो है ना, ब्लीडिंग अगर हो तो फिर खदशा होता है। अगर आपके हेल्थ में ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई नहीं है तो आपको फिर यूट्रस रिमूव कराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वॉच रखने की ज़रूरत है, देखते रहने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से एक किसी भी डॉक्टर को अगर आप दिखा रही हैं जिसके भी अंडर सुपरविजन है, वहाँ टाइम टू टाइम अगर आपने चेकअप्स करा रही हैं तो ऑफ कोर्स उसका कोई नुकसान नहीं होता। चेकअप्स आर ऑलवेज हेल्दी, चेकअप्स तो करवाते रहें। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ख़वातीन और हज़रात, मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर बिल्किस इस वक्त किचन में एक रेमेडी बना रही हैं। जी डॉक्टर बिल्किस। मैं ये बता रही हूँ कि जैसे आप चाहते हैं कि प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर की तरफ आपको लगता है कि आप जा रहे हैं, या आप प्री मेनोपॉज की तरफ आप हैं, तो आपने क्या करना है, आपने लेना है गाजर के बीज। ये आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। नंबर 1 रेमेडी है ये। और दूसरा है सौंठ, यानी सूखा अदरक। दोनों को हम वज़न मिक्स करके रख लीजिए। आप ये कर सकते हैं कि सुबह दोनों में से, मतलब कि इस तरह करके एक चुटकी लेके इसको 1 कप पानी में पकाकर आप सुबह खाली पेट भी पी सकते हैं और रात सोने से पहले भी पी सकते हैं। मैंने भी क्यों कहा है कि अगर आप शुगर की दवा लेते हैं या आप जो है थायराइड की दवा लेते हैं एम्प्टी स्टमक, तो फिर आप इसको रात को पी सकते हैं। ये तो हो गया कि अगर आप किसी वजह से आपकी ओवरीज काम नहीं करे और आप चाहते हैं, आपकी एज कम है और आप चाहते हैं कि मेनोपॉज में ना जाएं, तो आप ये अमल कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो मैं बता रही हूँ, अच्छा एक और है, अगर सीरम इंसुलिन आपका बहुत बड़ा हुआ है और आपको लगता है कि इसकी वजह से आपकी जो मखसूस आयाम डिस्टर्ब है और आप मेनोपॉज की तरफ जा रही हैं, तो मेथी दाना बहुत अच्छा होता है। ये कॉड लिवर ऑयल का समझ ले कि नैमुल बदल है। जैसे मछली जो लोग नहीं खाते तो उनको मेथी दाना ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये आप विथ मील्स करेंगे और चाहें तो इसमें आप दालचीनी भी मिला सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप मेनोपॉज की तरफ जा रही हैं, आपकी एज है, ये ड्रिंक जो है ये 30+ ख़वातीन के लिए बहुत बेहतरीन है कि आप दिन में 1 बार बना के पी लीजिए, तो उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिए खजूरें। खजूरें आपने लेना है 3 से 4 अदद। अब खजूरों में मैग्नीशियम भी होता है, फोलेट की भी रेंज होती है। ठीक है, और बनाना बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसमें विटामिन्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। मैग्नीशियम तो है ही, लेकिन ये पोटेशियम बहुत अच्छा होता है। ये जो है ये अगर बेऔलाद जोड़े हैं और तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे ख़वातीन हैं जो है ना, उनके एग साइज सही नहीं बन रहा हो, तो आप वो भी ये ड्रिंक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें फिर एज की कोई कैद नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें नेचुरल हैं। अब इसमें है फ्लैक्स सीड। अच्छा, फ्लैक्स सीड हमेशा जब भी आप रखें तो हमेशा पहले थोड़ा सा तवे पर भून लें। भूनने के बाद फिर रखें और जलाएं नहीं, भूनें हल्का सा। ये लीजिए आप 1 चम्मच। आप इसमें डालिए सौंफ। ठीक है, सौंफ हमारी आदि तिब है, ये भी आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करती है। ये आपने लेना है 1 टीस्पून के करीब। पम्पकिन सीड्स, ठीक है, आपके जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन उसको बैलेंस करने में आपकी मदद करती है। जो सीड साइकिलिंग है उसमें भी ये होता है। पम्पकिन सीड आपने लेना है तकरीबन 2 बड़े चम्मच। ठीक है, इसमें मैं सौंठ पाउडर डालूंगी। अदरक ये 1/4 टीस्पून। ठीक है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ मिल्क।
मिल्क में लूँगी तकरीबन 1 ग्लास, ठीक है, वो इसमें पोर कर दूँगी, इसको ब्लेंड करूँगी। ये आपके हार्मोन्स के लिए बेहतरीन ड्रिंक बन गई। तो ये आप पीसीओडी या पीसीओएस दोनों को दे सकते हैं, जिनके एक्सरसाइज का मसला होता है, या मेनोपॉज वाले ख़वातीन जो 30+ से जो मेनोपॉज की तरफ जा रही हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। इस ड्रिंक के इतने फ़वाइद हैं। अगर पोटेशियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, और इतनी सारी चीज़ों के लिए सिंगल ड्रिंक है। ये जो है बना है, ये आप डेली ले सकते हैं, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और ये आपके जिनके पाँव में क्रैम्प्स आते हैं ना, जैसे ऐंठन होती है, पाँव एकदम से खिंच जाते हैं, उनके लिए भी बेहतरीन है। और जो डाइट कॉन्शियस है, कुछ भी नहीं खाते, तो उनके लिए एक मील ही बन गया। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए और जो है ना सेहत पाइए। और क्या बोलूं। डॉक्टर बिल्किस, किस टाइम पे कितनी बार लेना है, रोज ये जी बिल्कुल बहुत सही सवाल। आपने ये पीना है दिन में 1 बार, जब आपने खाना वगैरह, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने नाश्ता किया, नाश्ते के 3 घंटे बाद, ताकि जो आपका नाश्ता है वो तकरीबन हजम हो चुका हो। या इसका सही टाइम जो है ना शाम 4 बजे। शाम 4 बजे दोपहर का खाना अगर आपने 1 बजे खाया, या दोपहर का खाना नहीं खा रहे, तो आप दोपहर के खाने के तौर पे ये ले सकते हैं, 1 दफ़ा लेना है। अच्छा, हमारे साथ है हिरा कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम हिरा। वालेकुम अस्सलाम। जी हिरा, क्या सवाल है आपका? जी मैंने आपा से पूछना था। आपा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा मैंने पूछना था, मेरी बेटी तकरीबन 9 साल की है, वो बहुत वीक नजर आ रही है। मैंने डॉक्टर वगैरह की जाती हूँ तो इतनी खास कोई दवाई वगैरह नहीं देते हैं, तो मैंने बोला आपा से पूछती हूँ। तो आप बहुत वीक होती जा रही है और चिड़चिड़ापन हो रहा है। अब डॉक्टर ने बोला आई साइड भी वीक हो रही है, तो आप ऐसा कुछ टोटका बता दें कि। नहीं, 1 मिनट बेटा, 9 साल की बच्ची का मसला है, मुझे बताओ वीक नजर आ रही है? वीक है, खेलती कूदती है? बहुत वीक नजर आ रही है। जो आईज है वो अंदर की तरफ फील होने लग गई है, जो उनके हाथ में वो इतनी। पढ़ाई में कैसी है? पढ़ाई में कैसी है? अभी पढ़ाई का प्रेशर है, तकरीबन 2री क्लास में है। तो नहीं है कैसी? अच्छी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी है। पढ़ाई में अच्छी है। सुने, आपने जो रेलगाड़ी चलाई हुई है वो तो रोक लें, थोड़ा सुकून से बात कर लें, कोई ऐसी जल्दी नहीं है हिरा। खेलती कूदती है? कभी नेटवर्क ना खराब हो जाए। नहीं, आप आराम से बात करें। जी। खेलती कूदती है, मतलब पढ़ाई में अच्छी है, खेल कूद सही है, सब सही है। आप खुद कैसी थी बचपन में? आपा बहुत समझ लो एक किस्म की, जो मेरी दूसरी बेटी भी ना, उसके मुकाबले में वो वीक है। मतलब अच्छा ठीक है, छोटी बेटी उसको फॉलो करती है, वो नहीं समझ आता मुझे। कोई कहता है कि माइंड का प्रॉब्लम ना बन जाए से। किसका प्रॉब्लम? माइंड का। अच्छा देखिए, अगर एकदम आपकी बेटी बिल्कुल सही थी और एकदम से उसकी सेहत गिरती जा रही है, नज़र कमज़ोर हो रही है, चलने में मुश्किल हो रही है, तो फिर आप डॉक्टर को दिखाएं। अगर पढ़ाई में अच्छी है, खेल कूद सही है, सब कुछ है, थोड़ी वीक हो रही है, तो फिर आप जो है, मैं आपको बताती हूँ, आप उसको पालक गोश्त दे दें, चुकंदर गोश्त का इस्तेमाल कराएं, और गाजर ABC जूस, एप्पल बीट रूट कैरेट जूस, इसका इस्तेमाल कराएं। बाहर के पापड़, पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो आप लोग बच्चों को देते हैं, वो सब ख़त्म कर दें। पैकेट के चिप्स होते हैं। हाँ बिल्कुल, आप हेल्दी डाइट पर ले आएँ। और जैसे अभी खजूरें बहुत ज़बरदस्त होती है, दूध और खजूर, इसका शेक बना के बच्चों को दें, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। आई साइट पे भी फ़र्क पड़ेगा। आई साइट अगर कमज़ोर है तो 7 बादाम रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो दें, सुबह उसको छील के, उतने मज़े के हो जाते हैं, बच्चे को बोले खाएं, जब वो खा ले तो उसको बोले इसके ऊपर पिंच सौंफ भी ले लें। आप देखें उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और आई एक्सरसाइज भी होती है, जैसे हम चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इस तरह आपको आँखों की एक्सरसाइज करना है। उसके लिए अपनी बच्ची को बोले ब्लिंकिंग करे बहुत अच्छी तरह, आँखों को ब्लिंक करे। ब्लिंक करने के बाद जो होता है ना, किस तरह करके कप करना होता है, और जैसे अंधेरे में उसको बोले और ब्लिंक करे। जब ये ब्लिंकिंग करेगी ना, तो बहुत सारा डस्ट और ये सारी चीज़ें आँखों से निकलेगी। उसके बाद आँखें बंद करके इस पर ठंडे पानी के छींटे, ये आँखों की एक्सरसाइज होती है, इसकी सर्कुलेशन बहुत तेज़ हो जाती है। तो ये करवाना बच्चों से सीखे बिफोर गोइंग टू बेड, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और डॉक्टर साहब, कोई डाइट वगैरह के अंदर
कोई चीज़ जो दवाई के तौर पे लेनी हो? वो मैंने बादाम और सौंफ बता दिया, बादाम और सौंफ, और पालक बताया, बहुत अच्छा है। अच्छा। कि कह रही है ना एकदम सूखती जा रही है, तो पालक गोश्त बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों के लिए। अच्छा, हमारे साथ महमूद साहब की कॉल है कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी महमूद साहब, मुझे ये डॉक्टर साहब से पूछना था जी जी कि अभी ये जूस बनाया था ना, ये इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल है वो जरा बता दें बस। ये जो जूस बना है इसके मैं बता देती हूँ। ठीक है, मैंने ली थी 3 से 4 खजूरें, 1 बनाना काफ़ी होता है दरमियाना साइज़ का, वो ले लीजिएगा। पम्पकिन सीड यानी कि आप लोग कद्दू के बीज जाके लेते, वो नहीं, ये ग्रीन वाला लेना है, देखिए ये वाला लेना है, हरा वाला लेना है, ठीक है। ये तकरीबन 1 बड़ा चम्मच हो तो बेहतर है। सौंफ इसमें लेना है, अलसी इसमें लेना है, इसमें दूध का इस्तेमाल करना है, खजूरों का इस्तेमाल करना है, और सौंठ पाउडर। ये सारी चीज़ें बना के शेक बना के पीना है। और आप कह रही हैं कि 11-12 बजे, अगर सुबह 8 बजे नाश्ता किया है तो 11-12 बजे तक पी ले। नहीं तो अगर दोपहर में खाना नहीं खाया तो आप ये इस्तेमाल कर लें, आप लोग को बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मेनोपॉज में ख़वातीन को हॉट फ्लैशेस आते हैं और उनको समझ में नहीं आता, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कोई ज़हनी मर्ज हो रहा है, क्योंकि आपको पता है इस बारे में एकदम से घबराहट आगाही नहीं है इतने ज़्यादा लोगों को, खासकर मासेस को, जो पढ़ी लिखा तबका उनको तो पता है, लेकिन जैसे जैसे ख़वातीन की उम्र बढ़ती है और उनकी तालीम तबके में इतनी आम नहीं है, वो लोग नहीं समझ पाते, उस पर प्लीज़ बताएं। अच्छा देखिए, हॉट फ्लैशेस का मतलब है कि एकदम से गर्मी लगती है और पसीने आने लगते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे एकदम बॉडी हीट अप हो गई है, और बाज़ औक़ात दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। उस वक्त आपने क्या करना है, 1 गिलास ठंडा पानी पीना है। अगर हॉट फ्लैशेस है तो आपने कॉफ़ी, कैफ़ीन का इस्तेमाल कम कर देना है, क्योंकि अगर आप चाय पियेंगे तो हॉट फ्लैशेस ज़्यादा होंगे। तो चाय और ग्रीन टी का इस्तेमाल भी इस मौके पे आपने कम कर देना चाहिए। इसके लिए इंटरनेशनली जो है ना, ब्लैक कहोच या सिमिसी फुगा, ये होम्योपैथिक में इसकी दवा मिलती है। ब्लैक कहोच टी मिलती है जो पी जाती है ताकि हॉट फ्लैशेस कम हो। लेकिन ये एक अमल है, कुदरती अमल है, इसको हम रोक नहीं सकते। अगर हॉट फ्लैशेस हो तो घबराएं नहीं, 1 गिलास पानी पी लें, सेटल डाउन हो जाएगा। और स्ट्रेस कम लें इस बारे में ना। स्ट्रेस तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब खातून मेनोपॉज में जा रही होती है तो उसको स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, इस बात की भी, ये एक कुदरती अमल है कि डिप्रेस हो जाती है। उसको लगता है कि जैसे एक बुढ़ापा आ रहा है, हाँ, मिड लाइफ क्राइसिस आ रहा है, हाँ, क्राइसिस आ गया, बुढ़ापा आ रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, कमल है, कोई मसला नहीं। जैसे बहुत सारे और हैं कि जैसे बच्चा पैदा होता है, फिर वो बड़ा हो जाता है। 1 साल का बच्चा कभी पूरी ज़िंदगी 1 साल का तो नहीं रहता ना, दूसरे साल में 2 साल का हो जाता है। तो एक अमल से गुजर रहे होते हैं, आप अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को भी मुतासिर ना करें और डिप्रेशन ना लें। ये 2 चीज़ें जो होती है ना, ये जो है ना, आपकी डिप्रेशन की वजह से आपकी एज साइन और ज़्यादा हो जाती है। खुश रहेंगे तो नहीं होगा। सबसे ज़्यादा मेनोपॉज में जाके खातून जो है ना, उसको कुदरती डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, क्योंकि उसके साथ जो मसाइल आ रहे होते हैं तो वो किसी को बोल नहीं सकती और उसको हैंडल नहीं कर पा रही होती। ऐसे में आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, नेचुरोपैथी के पास जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम ऑन एयर नहीं कर सकते मज़ीद, तो आप अगर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या नेचुरोपैथ के पास जाएँ तो वो आपको अच्छी तरीके से इन चीज़ों से डील करने के तरीके बता सकता है। अच्छा, हमारे साथ है मिसेस नवीद फ्रॉम मुल्तान, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। ख़वातीन और डॉक्टर बिल्किस, बहुत बहुत शुक्रिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था जो आज हमने हाईलाइट किया है। ख़वातीन और वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी सी देर बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और हमारी यही जुस्तजू रहती है कि किसी न किसी तरह हम अपने मुल्क की माओं, बेटियों, बहनों की ज़िंदगियाँ
अगर आसान कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि डॉक्टर तक रसाई नहीं रखती, डॉक्टर से बातचीत नहीं हो पाती और इस तरह के जो उनके मसाइल होते हैं उनको टेलीविज़न पर हाईलाइट नहीं किया जाता। लेकिन हम एट द मॉर्निंग स्टार भरपूर कोशिश करते हैं कि आप किसी भी मसले से दो चार हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप हमें हमारे इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में या फेसबुक के पेज के इनबॉक्स में लिख के भेजें, तो हम उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके अपना शो डिज़ाइन करते हैं ताकि आप तक किसी ना किसी तरह की आगाही पहुंच सके। और डॉक्टर्स का हम आपको फ़ोन नंबर देते हैं, उनका आपको एड्रेस बताते हैं ताकि आप इनसे बात करके हमारे शो पे लाइव बात करके आप अपना जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकें। हमारे साथ एक बेहतरीन गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर फरहाना रहमान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला शो के लिए। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का और ये अपॉर्चुनिटी देने का। आई मस्ट से कि मुझे ज़रूर मैं अप्रिशिएट करूँगी कि वाहिद चैनल है मतलब जिसमें एक्चुअल फीमेल के प्रॉब्लम्स पे बात हो रही है जी। मतलब हम और तो बहुत सारी फेमिनिस्ट की बातें करते हैं लेकिन एक्चुअल जो हमारे मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, हाँ, पिटफॉल्स हैं जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि मेडिकली हेल्दी वुमन ही स्ट्रांग होगी तो कुछ करेगी ना। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, जिस तरह आज का हमारा शो है, हमने मेनोपॉज के ऊपर पूरा डिज़ाइन किया हुआ है, मेनोपॉजल, प्री मेच्योर मेनोपॉजल, पोस्ट मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अभी जिस तरह डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ थी, हमारी रेगुलर नेचुरोपैथ है, एक बात है डॉक्टर साहब, प्री मेच्योर मेनोपॉज आजकल ख़वातीन में पाया जा रहा है। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स को डील कर रही होती हैं, आप इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले तो असफर इस बात की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारी ख़वातीन को शुरू से लेकर के एंड तक पता ही नहीं होता कि उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उन्हें कब डॉक्टर को कंसल्ट करना है और कब डॉक्टर के से जाके दिखाना है। ज़्यादातर यही होता है कि सिवाय एक ले दे करके प्रेगनेंसी के अलावा कभी हमारी फ़ीमेल हॉस्पिटल आती नहीं है और उसी वक्त उनके अगले पिछले सारे मसले डिस्कस होते हैं। खांसी है, नज़ला है, बुखार है, कोई और इशू चल रहा है, माहवारी में मसले चल रहे हैं, बहुत 6-8 महीने तक तो वो किसी को बता ही नहीं रही होती। ये मैं उस तबके की बात कर रही हूँ जहाँ पर थोड़ी सी हमारी फ़ीमेल सप्रेस्ड है। अगर ऊपर के तबके की बात करें तो उनके साथ थोड़ा सा ये मसला है कि वो सब कुछ गूगल करके ले आते हैं कि हमें ज़्यादा पता है, बहुत ज़्यादा पता है। उनकी भी काउंसलिंग एक अलग मसला होता है कि उनको काम डाउन करना होता है कि इतना सारा कुछ पता होना भी ज़रूरी नहीं है और ज़रूरी नहीं कि सब कुछ आपके साथ हो रहा हो। नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो है इस मामले में बढ़ गए हैं, थोड़ी सी अवेयरनेस है, थोड़ी सी लोगों को पता है तो वो कंसल्ट कर लेते हैं कि हमारे साथ क्या इशू हो रहा है। फैक्टर्स बहुत सारे हैं डिपेंडिंग के पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री क्या है, पेशेंट की अपनी क्या चीज़ें चल रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी आपको इश्यूज़ होते हैं तो आप कंसल्ट ज़रूर करें। बेशक आपको हर दफ़ा डॉक्टर के पास आने का ये मतलब नहीं कि आपको कोई ट्रीटमेंट ही मिलेगा, कोई कोर्स ही दिया जाएगा। एक डिस्कशन और अपने बारे में अवेयरनेस होना, अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कह रही है डॉक्टर साहब। प्री मेच्योर मेनोपॉज की क्या वजूहात होती हैं, उनकी निशानदही ख़वातीन को कैसे करनी चाहिए और किस एज में प्री मेच्योर? देखिए, 40 ईयर से पहले अगर साइकिल्स ना हो जाए, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं आ रही तो वो प्री मेच्योर है। और उसके लिए बेसिकली डेफिनेटली जब आपको इतना टाइम हो जाता है कि नहीं आ रहे तो आप कंसल्ट करते हैं, एक्सरे अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं, कोई पैथोलॉजिकल, मैं बहुत ज़्यादा टर्म्स नहीं बोलूँगी, जैसे कि उसमें ख़राबी है, हार्मोन्स में कोई इशू है, उसके साथ कोई और उनको प्रॉब्लम्स होनी जिसकी वजह से हार्मोन्स अपना सही काम नहीं कर पा रहे, तो उस पर सारा वर्कअप होता है और उसके बाद ही उसके ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है कि इनको अब इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से भी प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो जाता है, तो वो सब हमें वर्कअप के बाद ही हम जेनेटिकली मतलब कि अगर उनकी फैमिली में पहले भी किसी को हुआ होगा? हाँ, मतलब ये कि जीन्स में, जीन्स मतलब नहीं, इनकी फैमिली में अगर प्रीमेच्योर है तो जैसे ओवेरियन फेलियर वक्त से पहले हो गया, मतलब अंडेदानी ने काम करना वक्त से पहले छोड़ दिया, तो डॉक्टर साहब ये विरासत में मिला होता है ये प्रॉब्लम? अगर नानी को है, कुछ लोगों में होता है ना कि जनरेशन के एक जनरेशन स्किप होती है। नहीं, इसमें ऐसा जितना नहीं है जितना कि मेनोपॉज की जो एक टाइमिंग्स है, हम कहते हैं कि मेनोपॉज इस एज में हो जाना चाहिए, उसमें भी जेनेटिक्स नहीं होती, उसमें हम फैमिली हिस्ट्री देखने के नानी को, दादी को, स्पेशली माँ को और बहन को किस एजेस में हुआ है, तो हम कहते हैं कि आप वरी ना करें कि अगर आपका कुछ लोग कहते हैं ना 50 ईयर्स के बाद ही होना चाहिए था, तो अगर वो 45 या 40-45 के दरमियान भी हो रहा है, 45 से बीच में भी हो रहा है और उनकी फैमिली में यही सब कुछ चल रहा है, तो हम कहते हैं कि आप रिलैक्स हो जाए, इसमें ऐसा कोई मसले की बात नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको पता है जिस तरह आप कह रही हैं कि गूगल से बहुत सारे लोग खुद इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं और कंफ्यूजन का शिकार है, तो बहुत सारी खवातीन पीसीओएस को भी मेनोपॉज समझ जी बिल्कुल बिल्कुल, और वो फिर वो समझ में नहीं आता, वो अपने पीसीओ को ट्रीट करने की बजाय पीसीओएस को वो समझिए कि मेनोपॉज हो चुका है और वो डॉक्टर के पास जाते हुए एक इन चीज़ों को लेकर शर्मिंदगी होती है आज तक। हाँ, ये फैक्टर आपने बिल्कुल सही कहा असफर, ये बात करना ही बहुत मुश्किल है,
पीसीओएस तो वैसे बेसिकली ज़्यादातर अर्ली एज में डायग्नोस हो जाता है, क्योंकि इसके साथ जो हेयर ग्रोथ है या साइकिल की गड़बड़ है या जो उनके साथ मसले हैं वो कुछ ना कहीं आ जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा इसमें फैक्टर होता है कि आपको साइकिल नहीं आती 1 महीने 2 महीने, तो घर वाले या मदर्स पहले परेशान हो जाती हैं, बच्चियों को ले आती हैं। अमूमन मदर्स ही बता रही होती हैं लेकिन इनकम्प्लीट हिस्ट्री देती हैं, बच्चियाँ नहीं बोल रही होती। अब बच्चियों को उसके साथ जैसे एक्नी का बहुत इशू हो जाता है, बालों का बहुत, ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि बाल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा और उसके लिए इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है या नहीं लेना पड़ रहा। छोटी बच्चियों को माएँ पॉलर भी नहीं जाने दे रही होती, कुछ थ्रेडिंग वगैरह भी नहीं करने दे रही होती, तो ये उनके ऊपर स्ट्रेस फैक्टर है बहुत ज़्यादा। और सबसे पहले तो जब नहीं आ रही साइकिल तो आके डायग्नोसिस के लिए जब आते हैं तो पीसीओएस निकले भी तो बहुत कुछ लोग और कुछ भी समझते हैं कि कोई और मसला है हमारे साथ। सबसे पहले तो जो एज ग्रुप ऐसा होता है तो उसमें हम प्रेगनेंसी को सबसे पहले रूल आउट करते हैं, उसके बाद हम भी आगे बात करते हैं कि कम से कम ये चीज़ एक्सक्लूड हो जाए, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या फैक्टर है कि आपको साइकिल नहीं आ रही, एज क्या है और उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिन खवातीन को मेनोपॉज हो जाता है जैसे 45-55 के बीच में उनको ये आ गई है चीज़, उसमें बहुत ज़्यादा खवातीन जो है वो डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार होती है, एक मिड लाइफ क्राइसिस आ जाता है, ये समझना कि अब तो खैर ज़िंदगी ख़त्म हो, अब मैं किसी, आपको पता है ये इतनी अफसोस की बात है डॉक्टर साहबा कि हमारी सोसाइटी ही इस चीज़ को, और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि खवातीन को ये महसूस कराती है बिल्कुल कि अब तो तुम किसी मतलब कुछ रहा ही नहीं तुम में। मैं असफर आपको यही बात कहना चाहूँगी कि जो हमारी ख़वातीन के मसले हैं, जो ख़वातीन को जिन चीज़ों का एहसास दिलाया जाता है वो ख़वातीन ही दिलाती हैं, ख़वातीन ही दिलाती हैं। ये शुरू से चला आ रहा है ट्रेंड, इस साइकिल को ब्रेक करने की ज़रूरत है। इसलिए कि आपको कोई आदमी नहीं आके बताता कि आप में कुछ नहीं रहा है या दिस एंड दैट, या आपको घर की ख़वातीन ही एहसास दिला रही होती हैं। बाय द टाइम अ गर्ल्स गेट मैरिड 1 महीने के बाद सवाल शुरू हो जाता है कि बेबी नहीं है। आप 1 ईयर तक हम भी नहीं छेड़ते, 1 ईयर तक हम भी नहीं कहते कि इनफर्टिलिटी है या इनकेपेबिलिटी है, हम उससे पहले हम नहीं छेड़ते, क्योंकि नया घर है, नई जगह है, सेटअप होना है, बहुत सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं, ऑलरेडी वो उस वक्त उसमें वो एबिलिटी नहीं, थोड़े दिन के बाद हो सकती है, तो लोग चांस नहीं देते। और इसी तरह एंड ऑफ लाइफ में, मतलब जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, इसकी लाइफ के एंड में यही एहसास दिलाया जाना शुरू कर दिया जाता है कि आप यू आर नथिंग, यू आर वर्थलेस। उसके साथ थोड़े से और फैक्टर्स भी होते हैं कि एक तो ये चीज़, उसके साथ फिर आपको मूड चेंजेस, थोड़ा सा हल्का सा अपना मूड स्विंग्स हैं, या फिर आपको गर्मी सर्दी लग रही है, फिर आपका काम में दिल नहीं लग रहा, थोड़ा सा आपका लो मूड चल रहा है, तो लोग उसको भी लेकर के कहते हैं कि अब आप किचन की भी नहीं रही हैं, घर हमें संभालने की भी नहीं रही हैं, तो बस आप अब बैठ जाएं और बस मौत का इंतजार करें। बस यू प्रिसाइसली, मतलब क्या शायद मुंह से ना कह रहा हूं लेकिन महसूस ये करा रहे थे। डॉक्टर साहब, एक और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो है, जो खवातीन को एहसास दिलाती है कि अगर मेनोपॉज हो जाए तो अज़दवाजी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्शन है, इसमें ये इतनी बड़ी मिथ है कि इसका आप लिटरली बिलीव करें। इस पर मेरे पास बहुत सारी खवातीन इसीलिए कंसल्ट करती हैं, उनको यही फियर होता है। और डॉक्टर साहब, आपको पता है बच्चियों को पहले से ही बता देते हैं कि अब देखो, तुम अगर 30 में शादी करोगी तो तुम्हारी शादी एंजॉय करने के सिर्फ 10 साल होंगे, और इस तरह से। और ये बहुत शादी से पहले तो बहुत डराया जाता है बच्चियों को, जिसकी वजह से भी वो सेटल नहीं हो पाती। और स्ट्रेस तो सबसे बड़ा फैक्टर है। और ये सारी मिथ्स के आपका इसके अलावा जो है आपकी कोई वर्थ नहीं है। बीइंग ह्यूमन, बीइंग बच्चों की माँ, बीइंग आपने एक पूरी नेशन रेस करनी है। हमारे यहाँ तो सबसे ज़रूरी माँ है एक नेशन को रेस करने के लिए, और वो सबसे ही ज़्यादा इग्नोरेंट, उसको इग्नोर करके रखते हैं। इतनी आपने खूबसूरत बात की डॉक्टर साहबा। मैं चूँकि डिफरेंट कंट्रीज़ में काम की वजह से ट्रैवल कर रहा होता हूँ, एक चीज़ और जगह कॉमन है, फिल्मों में, ड्रामों में, जब अम्मी का फ़ोन आ रहा होता है तो लोग एकदम से कहते हैं हाँ अम्मी बोलें क्या है, अच्छा मैं कर रहा हूँ कॉल। यानी जो रिश्ता सबसे ज़्यादा मुखलस है, जिस रिश्ते की सबसे ज़्यादा वैल्यू है, जिसके ना होने से ऐसा लगता है कि सर पे छत नहीं रही है, हम उसको इतना ही इग्नोर करके रखते हैं। और अफसोस कर कहना पड़ता है कि ख़वातीन को ये वर्थलेस फीलिंग दिला रही होती हैं। डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह एक सवाल था, इनसे भी मैंने डिस्कस किया था, डॉक्टर बिल्कीस से, कराची से उन खातून ने सवाल किया था, सॉरी इस्लामाबाद से। उन्होंने कहा था कि उनकी हिस्ट्री फैमिली की रही है ओवेरियन कैंसर की। अब क्या उनको अपना यूट्रस रिमूव करा देना चाहिए? शी इज़ अराउंड 38 ईयर्स ओल्ड। 38 ईयर्स ओल्ड है, नहीं क्यों रिमूव करवा देना चाहिए? एक फैमिली हिस्ट्री रही है कि नहीं, देखें ये वही वाली बात है ना कि डरते बहुत ज़्यादा है कि हमारी फैमिली हिस्ट्री है। जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सिस्टम के ट्यूमर्स होते हैं और स्टमक उससे रिलेटेड होता है, फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है उसमें। लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इतना ही काफ़ी है कि आप अवेयर हो जाएं
और अपने आप को चेकआउट करते रहें और रेगुलर चेकअप्स या रूटीनली एनुअली अपने चेकअप्स करते रहें कि बिफोर एनीथिंग स्टार्ट, क्योंकि ये कोई कह नहीं सकता कि आपको होगा या आपको नहीं होगा, बट वंस इट्स स्टार्ट बिफोर इट स्प्रेड्स या उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो और तब आप कंसल्ट करें, आप वक्त से पहले कंसल्ट कर लें, क्योंकि जो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कैंसर है वो मतलब कुछ चंद उन कैंसर्स में से हैं कि जिसमें वो क्योरेबल हैं, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, स्टेक्टमी के बाद वो बेहतर किए जा सकते हैं, जिसमें आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है। ज़बरदस्त डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर साहबा का जो कॉन्टैक्ट नंबर है डॉक्टर फरहाना का इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। कराची में मुकीम या कराची के बाहर जितने भी लोग हैं, जो भी ख़वातीन हैं जो कि मेनोपॉज़ल प्रॉब्लम से गुजर रही हैं या कोई भी ऐसी बात है जो कि अपने डॉक्टर से नहीं कर पा रही, बहुत सारी ख़वातीन जो आमने सामने बैठ के भी बात करने से उनको थोड़ी सी एक प्रॉब्लम होती है, तो वो फ़ोन करके डॉक्टर साहबा से बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहबा थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। कभी आपने एक टिकट में दो मजे लिए हैं? कभी कभी हुआ है, तो आज वही दिन है, एक टिकट में दो मजे। हमारे साथ है कुरतुलैन और शेफ मुनीज़ा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए, एक टिकट में दो मजे, क्या कैसी है कुरत? आप बिल्कुल ठीक, मुनीज़ा आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शेफ मुनीज़ा की नींदें पूरी हो रही हैं आजकल। आजकल क्यों? नहीं, शेफ मुनीज़ा रोज़ाना सुबह ही होती है, आज लेट आई। क्यों आई हैं लेट भाई? मुझे ये पता चला शेफ मुनीज़ा के बारे में कि शेफ मुनीज़ा कल गई पार्लर और पार्लर में काफ़ी ज़्यादा अपना काम करवाया और उसके बाद पार्लर वाली इनसे कह लगी कि मुझे तुमने पिछली पेमेंट नहीं की हुई, ऐसा कुछ हुआ था क्या शेफ मुनीज़ा? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरी सारा पिछली पेमेंट सब क्लियर, अल्लाह का शुक्र है, रख के चलती हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। यानी इसका मतलब पार्लर गई थी। ये देखे पार्लर कौन लड़की नहीं जाती, सब लड़कियां तो जाती है ना। अब लड़कियों का काम ही अपने आप को निखारना, संवारना। अगर लड़कियां ये नहीं करेंगी तो कौन करेगा? आप लड़की करेंगे। लेकिन मुझे एक बात ये बताएं, आप रात को पार्लर गई, कल शाम में पार्लर गई, फिर आज सुबह भी आप पार्लर पे बैठी हुई है 9 बजे से 10 बजे तक, ये क्या? देखिए, कुछ काम रह गया था तो वो कराना तो बाकी था ना, ऑब्वियसली। देखिए, अगर हम आजकल लड़के भी जाते हैं सैलून। हाँ, लेकिन सिर्फ आधे घंटे के लिए। आधा घंटा भी वो सिर्फ नाम का आधा घंटा होता है। कसम खुदा की, वो सिर्फ नाम का आधा घंटा होता है। आपको पता है शेफ मुनीज़ा, कभी भी जाए, एक तो पता है क्या कुरत, सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है रश होता है, और रश होता है उसके बाद अब जब अपना जो कोई, आपको पता है ख़वातीन का इतना इशू सैलून में नहीं होता जितना अब लड़कों का होता है कि मैं भी जाता हूँ ना तो मेरा एक ही बंदा है, विकी नाम है, उसी ने दाढ़ी बनानी है, उसी ने बाल सही करने हैं, वो ही सब कुछ करेगा। अब वो बिजी होगा तो क्या, अब वो जब आता है तो ऑफकोर्स वो उसके पहले से क्लाइंट होते हैं, मैं फ़ोन करके कभी नहीं जाता हूँ, हम भी तो नवाब है ना, जब मूड आया चले गए। लेकिन लड़कियों का ये होता है कि लड़कियां फिर भी अडेप्टेबल होती हैं किसी न किसी से। लेकिन नहीं, लड़कियों का भी होता है ऐसा। अच्छा, लड़कियों को भी लाइन लगी हुई, उनको भी कितना वेट करना पड़ता है। नहीं, लेकिन आपकी वो डेजिग्नेटेड है क्या, वो जो आपकी जो पार्लर की जो आपका काम करती है, आप उसी से कराती हैं? नहीं, वही सेम होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जिसके यूज टू हो चुके तो उनको हमारा पता होता है, हमें उनका पता होता है। अब मेरे कोई 15-16 सालों से मैं एक ही बंदी से हेयर कटिंग करवाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसको मेरा पता है जहन कि इसको कैसे बाल समझ आएंगे। अगर मैं बाय चांस कभी कहीं चली जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है उसने मेरे बाल खराब कर दिया, फिर मैं उसके पास रोती हुई दोबारा सही करवाने के लिए जाती हूँ कि अब तुम ही सही करो। कहती है अच्छा तुम गई क्यों किसी और के पास? तो उसको भी पता है। लेकिन आपको पता है, अगर आप जिंदगी में कभी चेंज चाहते हो ना कुरत, अगर आप उकता गए हो एक चीज करते करते, पता है जिंदगी में वैरायटी और चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक ही पैटर्न पे चलते रहे ना, मैं आपको बताऊँ एकदम से आप अपना डिज़ाइनर और अपना जो हेयर स्टाइल है उसको चेंज करते हैं एकदम से, और उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। आपको पता है वो आपको एक नया लुक,
एक नई जिंदगी, एक नई लहर देते हैं जीने की। आई थिंक वो चेंज बहुत ज्यादा जरूरी है। अग्री करती हैं आप? बिल्कुल अग्री करती हूँ, चेंज जरूरी है, लेकिन ब्यूटी में नहीं। ब्यूटी में नहीं। लेकिन वैसे एक बात है, जब घर की ब्यूटी की हम बात कर रहे होते हैं तो मैं तो कुरत को बेझिझक फोन करता हूँ, और किचन में जब फंस रहा होता हूँ तो शेफ मुनीसा को फोन करता हूँ। मैं शेफ मुनीसा फंस गया, आपने बताया वो कैसे किया था। शेफ मुनीसा पहले कहती है आपको जरूरत क्या थी ये कदम उठाने की? मैं कहता हूँ शेफ मुनीसा अब आपने सिखाया तो उसको मैं इम्प्लीमेंट तो करूंगा। क्या बना रही हैं आज आप? भाई आज बना रहे हैं ढाबा स्टाइल माश दाल, क्योंकि दाल बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। आपको पता है महंगाई का इतना दौर है, खैर दालें भी कोई सस्ती तो नहीं है, लेकिन क्या करें, अब खाना है, पेट लगा है सबके साथ, तो खाना है, एंजॉय भी करना है। आपके साथ तो 2-2 3-3 पेट लगे हैं। 2-3 नहीं, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, मेरे साथ बहुत सारे पेट लगे हुए होते हैं, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह पाक बरकत भी दे देता है, वो सब पेटों को भर देता है। और आधी बातें आधा पेट शेफ मुनीसा ना बातों से भरती है कि देखो, अब वो तो उन लोगों की मोहब्बत है ना कि वो मुझे देख के ही इतने खुश हो जाते हैं कि उनका पेट भर जाता है। नहीं तो जिनको मोहब्बत नहीं है उनका भी पेट बातों से भर रही होती है। अच्छा जी, रेसिपी स्टार्ट करें? प्लीज करें। ठीक है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑयल। अच्छा, आप यहाँ पे घी भी ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं, देसी घी हो तो क्या ही बात है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लिए, क्योंकि हम बघार में भी तेल शामिल करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल ले लिया है। इसके अंदर मैं प्याज शामिल करूँगी। ठीक है, तो प्याज को हमने कर लेना है गोल्डन। आज थोड़ा सा जो है ना, आपको पता है मौसम ऐसा चल रहा है कि गला और नज़ला और सबके साथ ही ये चीज़ें चल रही हैं। गले और नज़ले का इलाज करने से पहले बताऊं कुरत, अगर आपकी इजाज़त हो, क्योंकि मैं आपको ये बता चुका हूँ पहले भी, मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी इलाज करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप पहले स्टीम लें। और अगर आप नीम के पत्तों की स्टीम लेंगे तो उसका फिर आप असर देखें। बहुत सारे लोग ये बात नहीं मानते, फ़ौरन हम लोग दवाइयों पे चले जाते हैं। अरे कुछ नहीं है, घर में तो एक पतीली तो होगी, उसमें पानी भरें, नीम के पत्ते डालें और वो आप सांस लेना उससे शुरू करें। आपका जो रेशा चेहरे पे रह जाता है, जम जाता है, आपको पता है वो बहुत तकलीफ का बायस होता है। और हम लोग क्या करते हैं कुरत, इतनी आदत हो गई है पिल्स पॉप करने की, फ़ौरन से टक 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 2 दवाइयाँ खाई, सही नहीं हो रहे। और आप सोचें उन 2 दवाइयों से नहीं होता तो फ़ौरन से उसका दूसरा डोज नहीं लेंगे, दवाई चेंज करेंगे। और किससे पूछ के? खुद से पूछ के। ये तो बहुत ही बड़ी हिमाकत है। बिल्कुल, स्टीम से स्किन पे कितना फर्क पड़ता है। देखिए और खवातीन तो स्टीम लेती हैं, हाँ, सैलून्स में भी। हाँ, सैलून्स में। लेकिन नहीं कुरत, मैं बताऊं, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको घर में करते ही रहनी चाहिए। स्टीम से बहुत ज़्यादा आप देखें, जितने भी लोग सैलून्स में काम कर रहे होते हैं वो भी हमेशा इस चीज़ को एंडोर्स करते हैं कि स्टीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके फेस के लिए भी और हेल्थ के लिए भी। जी शेफ मुनीसा। अच्छा जी असफर, इसको हम गोल्डन कर लेंगे। जैसे ही थोड़ी सी गोल्डन हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। तो हल्का हल्का ये गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है। तो आपने जब भी दाल बना रहे हो, जब माश की दाल बना रहे होते हैं ना, तो साथ में हमेशा ना कोशिश करिएगा अदरक ज़रूर उसके गार्निश में यूज़ करें, क्योंकि माश की दाल बादी होती है, यानी गैस्ट्रिक होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन जो है अगर देखा जाए ख़वातीन के लिए जिनको जॉइंट्स का प्रॉब्लम होता है, या जिनको कहते हैं ना कि वो जो लेस बनाना हड्डियों में, वो माश की दाल काम करती है, आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है, आप यकीन करें। साथ साथ अगर भिंडी है, इस तरह की अरवी है, ऐसी ये तमाम चीज़ें आपकी हड्डियों में वो लेस बनाने का काम करती है, जो अक्सर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही होती है तो वो जो है लेस ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो वो आप लाजिम अपनी डाइट में इस तरह की चीज़ें ज़रूर इंक्लूड करें। अच्छा, ये गोल्डन हो गई है तो मैं इसके अंदर टमाटर शामिल कर देती हूँ, और टमाटर के साथ मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल करी हैं, तो आपको पता है हमें तो चटपटा खाना पसंद है ना, तो 2 से 3 हरी मिर्च। कुरत, मैं आपसे सवाल करूंगी, आपको कैसा खाना पसंद है, स्पाइसी, चटपटा, या थोड़े से माइल्ड से फ्लेवर? माइल्ड से फ्लेवर। कुरत को अपने पैसों का खाना खाना बहुत पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है कुरत। नहीं, कुरत वाकई बहुत ज्यादा मेहमान नवाज है। मैं इस चीज को कहूंगी कि जब भी कुरत से मिलो, कुछ ना कुछ, वो खाना तो खुद अपने पैसे से खाती है, लेकिन अपने पैसे से खिलाती भी बहुत है। अच्छा, जब भी आप दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती है। कुरत की वैसे ये बहुत अच्छी बात है। कुरत, आप दुनिया इधर से उधर जाए, कुरत आपको बिल नहीं देने देती। और इस बात पे फिदा हूं मैं कि आप कभी भी जाए, आपको पता चल गई आपके साथ क्यों आते हैं बाहर लंच? अरे क्या मतलब, ऑफ कोर्स मैं उन लोगों में से जो खोल के मानता हूँ, हाँ भाई ये वजह है। और आपके जो अच्छे दोस्त हैं, अगर आप अपने दोस्तों से बेतकल्लुफ नहीं होंगे तो कुरत किससे होंगे? अच्छे दोस्त बहुत मुश्किल से बनते हैं, देखो यार, ठीक है, और उनको उनके साथ रहना हर किसी के लिए इम्पॉसिबल नहीं होता। नहीं, कुरत एक मान होता है ना, जिस तरह मैं तुम्हारे ऑफिस में आऊँ या कभी हम लोग वैसे मिलते हैं, मैं कहता हूँ कुरत चलो चाइनीज ऑर्डर करो,
या कुछ होता है। अब आप ऑफकोर्स अब आप एडल्ट्स हैं, आप अच्छी एक जॉब कर रहे हैं, आपको पता है, आपकी एक पुरानी अंडरस्टैंडिंग है, आप अपने दोस्तों के साथ तो ये ले सकते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचते होंगे तो आप ये सोचेंगे कि मुझे इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास खाना खाने आ जाता है। आप अपने 5 रुपए अगर बचा के एक गुड टाइम को जाने दे रहे हैं तो उन 5 रुपए का क्या फायदा। एटलीस्ट खाने के बारे में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए ना। खाने के बारे में मुझे नहीं लगता है कोई सिर्फ खाने के लिए इसलिए आ जाएगा कि सामने वाला, वो तो एक आपका प्यार होगा, मोहब्बत होगा तो इंसान आएगा जब आप किसी को वेलकम करोगे। अगर आप किसी को वेलकम करोगे ही नहीं तो वो उसकी हिम्मत ही नहीं होगी आने की, जब आप उसको प्यार मोहब्बत। आपने मुझे वेलकम नहीं किया लेकिन मैं आ गया और सिर्फ खाने के लिए। बिल्कुल। और मुझे कौन रोक सकता है। बिल्कुल। अच्छा, हमने इसके अंदर जो है ना वो कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है। इसमें हल्दी या लाल मिर्च हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि उससे कलर को चेंज कर देगा। माश की दाल अपने ही वाइट कलर में बहुत खूबसूरत लगती है। अगर आप ढाबे पे खाएं इसमें बहुत ज़्यादा कोई मसाले नहीं होते। अच्छा, आप देखिए टमाटर भून गए, मैंने नमक हस्बे जायका शामिल करा है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और उसके बाद जो दाल मैंने भिगोई हुई थी 2 घंटे से, इसके अंदर वो दाल मैं शामिल कर लूँगी। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त, यकीन करें। चिकन का है? हाँ, चिकन की दाल है ये। चिकन की दाल आपने दाल माश की दाल। अभी तक आपका ध्यान कुरत से अब हटा है क्या? नहीं मैं कुरत से कह रहा था, तुमने क्या ऑर्डर किया? ठीक है। तो अच्छा, इसके अंदर हमने माश की दाल शामिल कर दी। अब इसको हम थोड़ा सा बॉयल जैसे ही आ जाता है तो मैं इसको हल्की आंच करके दम पे रख दूंगी, तो जिसमें ये दाल गल भी जाएगी और पक भी जाएगी। हमें इसको इतना पकाना है कि दाल हमारी गल जाए लेकिन खड़ी रहे, यानी कि बिल्कुल मैश ना हो जाए। हाँ, मैश ना हो जाए। ठीक है, अब इसको मैं लिड लगा दूंगी और अब हम कुरत से पूछेंगे, कुरत आज आप हमें क्या बताएंगे, हमारे घर को हम कैसे संवारें? कुरत, आज हम बैकयार्ड्स की बात कर रहे हैं। आज हम बैकयार्ड्स की बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत ही लिमिटेड चीज़ों के साथ लोगों ने बैकयार्ड्स बनाए हुए होते हैं। बल्कि लिमिटेड चीज़ें क्या, लोगों के कपड़े सूख रहे होते हैं या वॉशिंग मशीन्स रखी होती हैं। तो मेरे पास कुछ आइडियाज थे कि हम टूटी हुई जमीन होती है, या किसी ने मुर्गियां छोड़ दी होती हैं। तो मेरे पास कुछ आइडियाज थे कि हम बैकयार्ड्स को भी कुछ ऐसा बनाएं कि आप वहाँ बैठ के एंजॉय कर सकें। इवन ये जो बैकयार्ड्स हैं, आप बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो कि फ्लैट्स में रहते हैं और बिल्डिंग्स में रहते हैं और गेटेड कम्युनिटीज़ में रहते हैं। मतलब एक गेट होगा, एक बाउंड्री वॉल होगी, उसमें बहुत सारी फ्लैट्स की बिल्डिंग्स होती हैं। उन बैकयार्ड्स को भी आप इस तरह से डेकोरेट और डिज़ाइन कर सकते हैं। ये कुरत बताएंगी। छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि एक टिकट में 2 मजे, शेफ मुनीजा और कुरतुलैन। जी हाँ, वहाँ बन रही है माश की दाल और यहाँ कुरत हमारा कुरत हमें बताएंगी कि जो घर के बैकयार्ड्स हैं उन्हें कैसे डिज़ाइन करें। जी कुरत। अच्छा असफर, मैं बैकयार्ड्स पे आज इसलिए बात कर रही हूँ कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर कंक्रीट सब कुछ पैक कर देते हैं। जी बिल्कुल, सॉलिड कर देते हैं। जो घर बनते हैं उनको सॉलिड कर दें, कमरे पे कमरा बनाएं, लेकिन आप कभी नहीं सोचते कि गार्डन एरिया आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, या बैकयार्ड को अगर आप डेकोर करें तो वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसलिए मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं। मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि बैकयार्ड्स को भी अगर आप बैकयार्ड रखें, अपने कामों के लिए भी यूज़ करें, लेकिन उसको थोड़ा सा डेकोरेट करके आप अपनी लाइफ ईजी कर सकते हैं। तो इस तरह मेरे पास ये 2 पिक्चर्स हैं। आप इन पिक्चर्स में देखें कि ये बिल्कुल सिंपल, मिनिमलिस्टिक आप इसे कह सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है कि आपने एक क्रश के साथ या पेबल्स के साथ उस फ्लोर को आपने इवन किया है। अच्छा, फ्लोर में मैं कंक्रीट को इसलिए नहीं कहती क्योंकि देखें क्लाइमेट चेंज की वजह भी एक ये है कि ज़मीन को पानी नहीं मिल रहा। जब बारिश होती है तो हम जब सॉलिड कर देते हैं, जब बारिश होती है तो पानी आता है। जब ज़्यादा बारिश होती है ज़्यादा पानी आता है तो कंक्रीट पे वो ठहर जाता है, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होता, तो पानी ख़त्म होता जा रहा है या पानी कम होता जा रहा है। तो अगर हम इस तरह के बैकयार्ड्स डिज़ाइन करें, लाइक हम उसको पेबल्स के साथ या आप रेत के साथ एक सरफेस बनाएं, तो जब उसके ऊपर पानी आएगा तो वो ज़मीन के अंदर ज़रूर जाएगा। ठीक है, और प्लांटेशन तो मस्ट है। तो इसमें मैं ये दिखाना चाह रही थी कि देखें, इन्होंने एक सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है दोनों साइड पे। एक जगह उन्होंने एक सिंपल सी बेंच बना दी है, दूसरी जगह उन्होंने चेयर्स रख के और नीचे पेबल्स डाल दिए हैं और उनको इवन कर दिया है। और सिंपल है, कुछ भी नहीं है।
इस तरह हम आगे चलते हैं, आगे दूसरी पिक्चर्स में दिखाती हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ ये बताता चलूँ, ये जो पेबल्स हम दिखा रहे हैं उल्टे हाथ पे भी आप ये सफ़ेद छोटे छोटे पत्थर देख रहे हैं, सिर्फ 250 से 300 रुपए की बोरी आती है। बिल्कुल बहुत अफोर्डेबल है, लो कॉस्ट। अगर आपकी कोई भी घर की जगह हो, जो बैकयार्ड हो या कहीं पे भी हो, वो 250 से 300 रुपए की बोरी आती है। 2-3 मतलब 1000 रुपए में 3 बोरियां आराम से आ जाती हैं और वो अच्छी खासी जगह भर जाती है और थोड़ी सी अपग्रेडेड लगती है। और इनमें कलर्स भी अवेलेबल हैं आपको, इनमें कलर्स भी अवेलेबल, काला रंग है, पीला है, सफेद है, मिक्स भी है। मिक्स भी है। एस्थेटिकली अगर आप जगह को चेंज करना चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत लो बजट में, क्योंकि हम बात करते हैं हमेशा लो बजट की। अब देखें इसमें भी इसी तरह है कि उन्होंने ये दो हैं, देखें ये वाला एक छोटा बैकयार्ड है और एक थोड़ी सी बड़ी जगह है, तो इसमें मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि देखें थोड़ा बहुत उन्होंने वुडन पैनलिंग करके थोड़ा सा एलिवेट कर दिया है, थोड़ा सा स्टाइलाइज कर दिया है, थोड़ा सा ऊंचा कर दिया है। बाकी जगह में आप देखें वही पेबल्स हैं। आप बैकयार्ड को सिर्फ कपड़े सुखाने या वॉशिंग मशीन या वॉशिंग एरिया बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, हम खुद डिस्कार्ड कर देते हैं ना। बिल्कुल, आप उसे बाहर आप बारबेक्यू पिट रख लें, आप बारबेक्यू के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, आप वहाँ पर बैठ के धूप सेक सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपनी मुर्गियाँ भी छोड़ सकते हैं, आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, क्योंकि कोने तो चाहिए होते हैं फ़ोन पे बात करने के लिए। मस्ट है ना, मस्ट है ना। तो इस तरह देखें कि वुड को यूज़ करते हुए और सिंपल ज़मीन पर उन्होंने, अच्छा इसमें देखें कि टाइल्स को यूज़ किया गया है। अब घर में जब किसी के काम हो रहा होता है टाइल्स बच जाती हैं सम टाइम, तो आप उन टाइल्स को यूज़ कर लें। इस तरह आप उन टाइल्स को यूज़ करके एक वॉकवे बना दें, एक पाथ बना दें, एक सरफेस बना दें और अपने बैकयार्ड्स को यूज़ करें। यहाँ देखें उन्होंने एक सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। अच्छा, अब देखें प्लांटेशन कितनी तरीके से हुई हुई है। प्लांटेशन का भी मैं आपको ये कहूँगी कि प्लांटेशंस में भी लेवल्स रखें हमेशा, कि आपकी नज़र नीचे से आसमान तक जाए। अगर आप एक ऊंचे दरख्त को देखेंगे तो आप जब हायर लेवल पे देखेंगे तो आपकी नज़र ऑटोमेटिकली आसमान पर जाएगी, ठीक है, और आपको एक फ्रेश फीलिंग आएगी, आप देखेंगे वो। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो छोटे छोटे प्लांट्स रखकर एक एरिया बना देते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि प्लांट्स में आप हमेशा लेवल्स रखें, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। उससे एक वेरिएशन मिलती है, आँखों को अच्छा लगता है, सूदिंग लगता है, और आपकी निगाह जहाँ तक जा सकती है वो आप उसे कवर कर सकते हैं। और आई थिंक खूबसूरत भी लगता है, एक वैरायटी हमेशा मेरे ख्याल से अच्छी लग रही होती है। और कुरत, एक चीज़ जो आप बहुत पते की कह रही हैं, लोग ना खुलेआम बस बैकयार्ड पे पुराना सामान, पुराना लोहा और सीढ़ियाँ और पुराने टूटी हुई बाल्टियाँ, डस्टबिन जमा करते रहते हैं, जो कि आपको अपने घर में नहीं करना चाहिए। वास्तु, फेंग शुई, ये जितनी ये साइंसेज हैं, इनका मानना है कि घर के अंदर अगर टूटे हुए बर्तन होंगे या जंग आलूद लोहा आपके घर में होगा तो वो बैड लक लेके आएगा। तो टूटी फूटी चीज़ें फ़ौरन से अपने घरों से बाहर निकाल दें। या फिर आप इस तरह की चीज़ों को एज अ पॉट यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें प्लांट्स लगाएं। अगर आपके पास कोई पॉट्स हैं, थोड़ा बहुत टूट गया, उसको रिपेयर करके, उसको पेंट करके, रीवैम्प करके चीज़ों को, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि रीवैम्प करें, रीमिक्स करें, तो आप अपनी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसको कचरा बनाकर अपने बैकयार्ड्स को भी ख़राब ना करें और फेंकें ना। और पता है वो भी बहुत होता है कि आपको पीछे लोग पुरानी अलमारियाँ टूटी फूटी फेंक देते हैं। बिल्कुल, ये डाल देते हैं जी। अच्छा, अब आप ये देखें, ये थोड़ा सा मॉडर्न बैकयार्ड है कि इन्होंने वुडन पैनलिंग करके एक डेक बनाया हुआ है, लेफ्ट साइड की जो पिक्चर है, और उसमें उन्होंने एक सीटिंग स्पेस बना दी है। आगे आप देखें उन्होंने एक डाइनिंग टेबल रख ली, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ के अंदर ये होता है कि लोग बाहर डिनर भी कर रहे होते हैं, बाहर पार्टीज़ एंजॉय कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें हो रही होती हैं। हमारे मुल्कों में थोड़ा कम होता है, लेकिन अब यहाँ पर भी ये ट्रेंड आ गया है, लोगों ने थोड़ा सा एंजॉय करना शुरू कर दिया है और हमें करना भी चाहिए। और आप इसमें भी देखें कि इन्होंने सिंपल क्रश के साथ एक पाथ बनाया है, एक वॉकवे बनाया है, और आगे जाकर एक सॉलिड कंक्रीट का डेक क्रिएट किया है, और उसके साथ चेयर्स रखकर उन्होंने बैठने की बड़ी खूबसूरत सी जगह बना दी। और एक अच्छी, आई थिंक कुरत, अभी हम लोग इतनी बात कर रहे होते हैं कि बैकयार्ड में लोग हैंग आउट कर रहे होते हैं या दावत रखते होते हैं, मुझे लगता है कि कभी कभी आपको अकेले बैठने का भी दिल होता है। बिल्कुल होता है ना? बिल्कुल होता है। और आप टाइमिंग्स अलग करके, कभी शाम को, कभी रात में, कभी धूप के वक्त, कभी आप इंजॉय करें, कभी सूरज ढलने के बाद आपको एंजाइटी आपकी रिलीज होती है, आप कभी वहाँ योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं, इस तरह की जो पैटियोज बनाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें, अच्छा कोर्ट यार्ड और बैकयार्ड दो चीज़ें होती हैं। कोर्ट यार्ड वो होता है कि जो आपकी बाउंड्री वॉल के बीच में एक चीज़ क्रिएट हुई होती है, या एक ऐसी जगह जहाँ से आपको सनलाइट मिलती है या रोशनी मिलती है। आप ऐसी जगह को भी डेकोरेट कर सकते हैं। अब आप इस पिक्चर में देखें
दो बिल्डिंग्स या दो कंस्ट्रक्शन के बीच की एक जगह है, उन्होंने उसको कितना खूबसूरत एक सिटिंग अरेंजमेंट बनाकर आप यहाँ बैठ के एक बुक पढ़ सकते हैं, कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, और उन्होंने ये स्पेस एक क्रिएट की है। अच्छा, प्लांट्स की मैं बात करूँगी। देखिए प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो इस पिक्चर में आप देखें उन्होंने एक वुडन फ्लोर के ऊपर बीच में एक जगह छोड़ी है जहाँ पर उन्होंने प्लांट लगाया है और उसको पीछे से फ्रेम भी किया है। जी बिल्कुल, और उस प्लांट को ग्रो करने की उन्होंने पूरी स्पेस दी है कि वो और ग्रो हो सके और हमें ऑक्सीजन मिले। तो प्लांट हमारे घरों में होने चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि इंडोर प्लांट्स भी बहुत ज़रूरी हैं हेल्थ के लिए। तो आप अपने कोर्टयार्ड्स और बैकयार्ड्स को ज़रूर डेकोरेट करें। हम अभी आपको और आगे और आइडियाज़ दिखाते हैं। हाँ प्लीज़ चले आगे चलते हैं। ओह लवली, ये देखें ब्यूटीफुल। इन्होंने लाइट का बड़ा काम लिया हुआ है। लाइटिंग पे भी हम अभी बात करेंगे, लाइटनिंग तो मस्ट है। अच्छा, आप ये देखें कि ये भी अगेन ये ज़रूरी नहीं है कि हम ग्रास लगा के ही अपनी लैंडस्केपिंग कर सकते हैं। ग्रास से हट के भी लैंडस्केपिंग होती है। ये आप उसको एस्थेटिकली डिज़ाइन करें कि आप क्या कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ लेफ्ट वाली पिक्चर में ग्रास नाम की कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने पेबल्स के साथ प्लांटेशन की हुई है, और दूसरी पिक्चर के अंदर ग्रास भी है, लेकिन ग्रास के साथ उन्होंने पेबल्स डालकर उसको एक मैं कहूँगी उसे ब्रेक दिया है कि वाइट एंड ग्रीन का ब्रेक भी आ गया। आपको एक ग्रास वाली स्पेस भी मिल गई और एक ऐसी स्पेस भी मिल गई जिसको आप डेकोरेट करके जिस पे आप वॉकवे बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा गुरु, एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि लोग को जब भी कोई चीज़ देखते हैं ना, उनके दिमाग में कैलकुलेशन शुरू हो जाती है कि जो दीवार बनी हुई अब इस पर कितनी कॉस्ट आएगी, हाँ ज़मीन पे कितनी कॉस्ट आएगी। ये जो दीवार है, अगर इसको हम लोएस्ट कॉस्ट में किस चीज़ से बना सकते हैं? बैम्बू स्टिक से बना सकते हैं। अभी मैं आगे इस पे बात करने वाली थी, लेकिन अच्छा आपने सवाल पूछ लिया। देखिए बैम्बूज तो हमारे यहाँ पर बहुत इजीली मिल जाते हैं, सस्ते भी हैं, सस्ते भी मिल जाते हैं। बैम्बूज को हम सेपरेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं कि पर्दे के लिए। ठीक है, लोग अपनी वॉल्स के ऊपर भी बैम्बूज लगा के उसको थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं। बैम्बूज लगाएं। आप वुडन वॉल्स बना सकते हैं। कंक्रीट ज़रूरी नहीं है, कंक्रीट से हट के भी बहुत सारा काम हो सकता है। तो बैम्बू वॉल्स जो है वो चीपेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा कुरत, अगर बारिश होती है तो क्या बैम्बू खराब हो सकते हैं? नहीं, बैम्बू खराब नहीं होते। अब तो उसकी कोटिंग भी हो जाती है। कोटिंग भी हो जाती है, तो बैम्बूज खराब नहीं होते, इतनी जल्दी खराब नहीं होते, वो लास्ट करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, अब आप ये देखें, ये एक बैकयार्ड है और उन्होंने, मैं आफ्टर और बिफोर की पिक्चर मैंने यहाँ पे शेयर की है कि देखें ये इस तरह था, ये इस तरह भी पड़ा रह सकता था। ये बिफोर एंड आफ्टर है। जी बिल्कुल। और ये इस तरह भी पड़ा रह सकता था, इस पे कपड़े सूख सकते थे, इसमें मुर्गियाँ भी टहल सकती थीं, इसमें बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन उन्होंने सोचा कि हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं, और उन्होंने थोड़े से प्लांट्स लगा के और ग्रास लगाकर और उसको कितना अच्छा लिफ्ट कर दिया। और कुरत, ये वही छोटे वाले पत्थर पेबल्स साइडों पे डाले हुए हैं। पेबल्स बड़ा अच्छा लुक देती हैं, बहुत अच्छा लुक देते हैं, एकदम से रिच हो जाती है जगह। और जब आप उसके ऊपर पानी डालते हैं तो वो उसके बाद आपको इरिटेशन भी नहीं होती किसी तरीके की चीज़ पे पानी डला हुआ है या आपको मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम हो, बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेते हैं वो उसको। शेफ मुनीज़ा, कहाँ तक पहुंची दाल? जी जनाब, दाल हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त, और बस अब इसको तड़का लगाने की बारी आ गई है। कोई भी चीज़ को और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए दाल को हमेशा एक तड़का ज़रूर दिया जाता है। इसी तरह हम अपनी ज़िंदगियों में भी जो है कभी कभी तड़का लगा दिया करें, शॉपिंग का, पार्लर जाने का, जैसे असफर ने कहा, तो कभी कभी ये तड़का होता है आपको और निखारने के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। दूल्हा भाई का फोन है कि फौरन ब्रेक लो, ये मुनीज़ा क्या बातें कर रही है। अगर आप पार्लर चली जाए अपने आप को निखारने के लिए, संवारने के लिए, अच्छा यही मर्दों की डिमांड होती है। ख़वातीन और हज़रात, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। शेफ मुनीज़ा बहुत आउट ऑफ हैंड हो रही है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। तो वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं और चलते हैं हमारी किचन क्वीन की तरह। जी शेफ मुनीज़ा। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे तकरीबन ऑयल लिया हाफ कप के करीब, इसके अंदर मैंने डाला मक्खन, क्योंकि मक्खन का जो तड़का होता है ना, ओए होए होए क्या बात होती है उसकी। क्या सॉल्टेड मक्खन है? आप सॉल्टेड ले लें भले, लेकिन फिर सॉल्ट का ध्यान आपने रखना है दाल के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम शामिल करेंगे ज़ीरा, ठीक है, 1 टीस्पून के करीब। साथ इसमें हम शामिल करेंगे गोल मिर्चें, ठीक है।
तो ये मिर्चें हमने इसमें शामिल कर दी, बटन चिलीज जिसको कहते हैं। और जनाब इसको जो है, अच्छा आप इसके अंदर जो है बस यही 2 चीज़ें डालें, क्योंकि प्याज हमने शुरू में डाल दी थी तो हमें तड़के में डालने की उसको इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस इसका हम तड़का इसको लगा देते हैं दाल को हमारी, और ये देखें क्या बात है, ठीक है। इसको हम बंद करेंगे। ये बारिश की आवाज़ क्यों आ रही है? ये तड़का कहीं और भी लगा है। ये तड़का कहीं और भी लगा है। ठीक है, और साथ साथ अभी हमारी दाल डन हो चुकी है, इसको हमने फ्लेम बंद कर दिया। मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ कसूरी मेथी, ठीक है, और जाएगा इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला अराउंड 1 टीस्पून, और साथ साथ इसमें जाएगा चाट मसाला चटपटा, और साथ साथ इसमें जाएगा नींबू का रस। आए हाय, हमारे बैंड वाले की सीसियाँ निकल रही है। मिर्ची तो नहीं डाली मैंने इसमें, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट में मैं बैंड से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सेट से जा सकते हैं। अच्छा जी, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब भी माश की दाल बनाएं या कोई भी बादी चीज़ खा रहे हो, यानी जो गैस्ट्रिक कर रही हो, तो साथ अदरक ज़रूर जो है आप डालें। तो मैंने यहाँ पे अदरक जो है वो फाइन जूलियन करी हुई थी, वो इसके ऊपर शामिल करेंगे, और हमारी तड़का वाली ढाबा माश दाल जो है वो तैयार है। इसके साथ कड़क कड़क नान हो कुरत, या पराठे हो, तो क्या ही बात है। आई थिंक पराठे बेहतर है ना, थोड़ा बेहतर है ना। अच्छा, अदरक डाइजेशन में भी हेल्प करती है? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। अदरक हम तो अदरक और लहसुन पे पूरे शोज कर चुके हैं, और आपको पता है ये एंटीबायोटिक वाले क्वालिटीज होते हैं इन ज़बरदस्त 2 चीज़ों में, जो कि हम चाहते हैं कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं। एज एंटीबायोटिक यूज़ होती है। आप जैसे फ़ौरन कभी आपका कट लग जाता है किचन में, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, फ़ौरन उस पर हल्दी जो है आप भरते हैं। मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ कुरैत, हमारे जो कमर्शियल किचन होते हैं जहाँ हम अपने प्रोफेशनल शेफ्स के साथ काम कर रहे थे, वो पता है क्या करते हैं, जब हमारे कट्स लग जाते थे, हमारे नाइफ्स जो है वो बहुत शार्प होते हैं, तो डीप कट्स लगते हैं, तो वो फ़ौरन हल्दी नहीं लाल मिर्च जो है वो भर देते हैं। उससे कहते हैं कि ब्लीडिंग फौरन रुक जाती है, और आपके जो है ना कभी भी उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होगी, और कभी भी वो कहते हैं ना क्या वो पीला पीला पस कभी भी नहीं पड़ेगी आपकी। और आपको मैं एक बात ऐड करूँ, शुगर से भी ब्लीडिंग रुक जाती है। हाँ, अच्छा, तो वो जो है ना सोचे लाल मिर्चे वो ना इधर देखते ना उधर, ये पकड़ी लाल मिर्चे, ये डाली और पकड़ के रख दिया टाइट। तो सोचे उस ये आपके साथ हुआ है कभी? हाँ बिल्कुल हुआ है, जब ही तो बता रहे हैं। किसने किया था? हमारे जो शेफ्स होते हैं, जो उन शेफ के लिए तालियां। हमारा बदला वो शेफ ले चुके हैं, इसका मतलब। शेफ फरीदा, जल्दी से रेसिपी कार्ड चलने वाला, रेसिपी बताएं। अच्छा जी, रेसिपी बता देते हैं। हमने क्या किया कि मैंने यहाँ पे 1 पाव माश की दाल ली थी, ठीक है, उसको मैंने 2 घंटा पहले भिगो दिया था। भिगोने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ऑयल लिया तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, उसके अंदर हमने शामिल करी 1 प्याज स्लाइस की हुई, उसको गोल्डन कर लिया। जब वो गोल्डन हो गई तो उसके अंदर 1 टमाटर शामिल करा फाइन चॉप, उसको हमने पका लिया। साथ में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली थी, इसमें हम लाल मिर्च हल्दी वगैरह नहीं डालते कि माश की दाल का कलर ख़राब हो जाता है। सही है, हरी मिर्चें शामिल करी, उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें शामिल करी, नमक हस्बे जायका शामिल करा, उसको भूना, और उसके बाद उसमें पानी शामिल करके, इतना पानी शामिल करना है कि दाल आपकी जो है ना उसमें डिप हो जाए, उससे ऊपर ना जाए पानी, क्योंकि ये दाल हमें थोड़ी सी खड़ी रखनी है, यानी साबुत रखनी है, बिल्कुल गलानी नहीं है, लेकिन इतनी होनी चाहिए पूरी गल जाए लेकिन मैश ना हो, ठीक है। उसके बाद हमने इसको ढक के पकाया, दाल गल गई हमारी, तो हमने तड़का डाला इसके ऊपर जीरे का, गोल मिर्चों का, लास्ट में हमने इसके ऊपर डाला पिसा हुआ गरम मसाला, चाट मसाला, कसूरी मेथी हाथों से रब करते हुए आपने डालनी है, थोड़ा सा अदरक शामिल करा, नींबू का रस शामिल करा, हरा धनिया से हमने इसको गार्निश कर दिया। ज़बरदस्त। और हम चलते हैं दोबारा से अपने बैकयार्ड की पिक्चर्स की तरफ। कुरत, वैसे एक चीज़ कॉमन जो है वो ये पेबल्स हैं, देखें। पेबल्स हैं। मैं यही बताना चाह रही हूँ कि ग्रास लगाने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, ग्रास के बगैर भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, क्योंकि ग्रास को समटाइम लोग अवॉइड कर रहे होते हैं कि जी उसकी मेंटेनेंस, उसको देखना, उसको फिर आपने बदलना भी पड़ता है ना, ग्रास को भी आप चेंज करवाते हैं, तो लोग थोड़ा अवॉइड कर रहे होते हैं और कहते हैं कंक्रीट कर दें और ज़िंदगी आसान कर दें। हाँ, तो वैसे एक और चीज़ भी है, ये जो इस वक्त कुरत ये चीज़ें अभी आपको तस्वीरें दिखा रही हैं, अभी ब्रेक में भी कुरत मुझे बता रही थी कि हर चीज़ मज़दूरों के आने से चेंज नहीं होती है। कोई भी जगह है वहाँ पे आपने ये बोरियां ली पेबल्स की, वो फैलाई, उनके ऊपर आपने ये टाइल्स वैसे ही रखे हुए हैं, वैसे ही रखे हुए है ना। आपके घर में जब कंस्ट्रक्शन होती है या कोई काम हो रहा होता है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है, मोस्टली लोगों के घर ऐसे ही होता होगा कि टाइल्स के बॉक्सेस बच जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा आ जाते हैं, तो आप उसको यूज़ करें, ठीक है। तो मैं ये बताना ही चाहती कि बैकयार्ड्स के साथ साथ हमारे पास साइड वेज भी होते हैं घरों में, लोगों ने थोड़ी सी साइड में एरियाज छोड़े, इधर तो गलियां बनी गलियां होती है, बाय लॉ भी वो हमें कंस्ट्रक्शन में ये छोड़ना होता है, तो आप उसको भी डेकोर करके देखें, एक वॉकवे क्रिएट कर दें। ज़रूरी नहीं है कि सॉलिड ही हो वॉकवे, आप पेबल्स के साथ
उसके अंदर प्लांटेशंस करके वहाँ पर आप किचन गार्डन बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। डेकोरेट करें और बहुत अच्छा सा इन्वायरमेंट क्रिएट करें और उसको इंजॉय करें। और अभी भी आप देख रहे हैं प्लांट्स की कितनी, प्लांट से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली हुई है वॉकवेज को। अगली पिक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब देखें ये एक आइडिया है कि आप अपने बैकयार्ड्स में कुछ वाटर फाउंटेन्स डाल सकते हैं या कोई पॉन्ड बना सकते हैं। आप पानी भी ज़रूरी है ना। आप देखें फाउंटेन्स जो होते हैं जब उससे पानी गिरता है तो एक साउंड जनरेट होता है, वो कितना सूदिंग होता है, ठीक है, और खूबसूरती अलग है। आप ये देखें कि इसमें इन्होंने इस पिक्चर में स्टेप्स बनाए हुए हैं कि आप उसके ऊपर से चलकर भी जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ से चलकर पानी के ऊपर से गुजरने का रास्ता है। तो ये एस्थेटिक्स हैं, आप इन्हें थोड़ा थोड़ा करके अपने घरों में यूज़ करें तो आप देखें कि आप छोटी सी जगह को भी कितना चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ब्यूटीफुल। अब देखें ये वही देखो पेबल्स अगेन पेबल्स हैं और कोई सॉलिड उन्होंने सरफेस नहीं रखी है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने फर्नीचर के साथ इसको इन्हांस किया है कि उन्होंने प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट डालकर इस जगह को, अपने बैकयार्ड को खूबसूरत बनाया है। तो मैं इस पिक्चर को दिखाकर मैं यही बताना चाह रही थी कि आप अपने पुराने फर्नीचर को भी निकालें अगर तो ना निकालें, उसको रीमिक्स करके रीवैम्प करके आप अपने बैकयार्ड्स में रखें और बैकयार्ड्स को डेकोरेट करें और उसको बैठने की जगह बनाएं एक अच्छी सी और वहाँ पर हैंग आउट करें। और कुरा देखिए कलर स्कीमिंग भी बड़ी इनकी, कलर स्कीमिंग तो फ्रेश बिल्कुल बहुत सारे कलर्स होते हैं जो आपको फ्रेश लुक देते हैं, बहुत सारे कलर होते हैं जो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो ग्रीन तो इटसेल्फ बहुत अच्छा कलर है, सूदिंग कलर है, बिल्कुल ब्यूटीफुल। अब ये देखें इन्होंने भी बैकयार्ड के अंदर कोई ग्रास नहीं लगाई हुई और इन्होंने थोड़ा सा पोर्शन एलिवेट किया हुआ है, थोड़ा सा पोर्शन संक इन करके एक फायर पिट बनाई हुई है और सॉलिड। अब जैसे हम फर्नीचर की बात कर रहे थे तो आप सिंपल वुड के साथ भी वुड पैनलिंग करके भी आप सिटिंग अरेंजमेंट्स इजीली बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हैवी फर्नीचर रख दें और आप फर्नीचर के लिए परेशान हो जाएं कि जी हम मार्केट जाएं और महंगा फर्नीचर खरीदें और वो आपको ना मिले या आपके बजट में ना आ रहा हो, तो आप सिंपल वुड के साथ भी ये काम कर सकते हैं। ज़बरदस्त। नेक्स्ट, अच्छा, अब हम बात करते हैं, हमने सरफेस डिज़ाइन करने की बात कर ली, हमने फर्नीचर की बात कर ली। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि देखिए प्लांटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्लांट्स भी इस तरह रखें कि उसकी भी फॉर्मेशन हो। आप पॉट्स रख रहे हैं अगर आप, तो पॉट्स को भी आप जो है इस तरह रखें कि उनके लेवल्स हों, कुछ हाई प्लांट्स हों, कुछ लो हाइट पर हों। उससे क्या होता है कि उससे आपका जो एरिया है वो इटसेल्फ बहुत खूबसूरत बन जाता है और प्लांट्स के साथ आप बहुत तरीक़ों से प्ले कर सकते हैं, पॉट्स के साथ आप बहुत तरीक़ों से प्ले कर सकते हैं, पॉट्स को आप पेंट कर सकते हैं। आप और कुरत अब आई थिंक हर एरिया में ये जो गमलों की जो छोटी छोटी मार्केट्स हैं वो इतनी वैरायटी है, इतनी वैराइटीज हैं। और आप अब तो ये भी है कि आप अपने हिसाब से पॉट्स बनवा भी सकते हैं। उनको आप तस्वीर दे वो बना के दे देंगे। पहले एक हमें लिमिटेड लाल रंग के गमले मिलते थे या फिर हम उस पर लाल रंग कर रहे होते थे बैठकर, या उसके शेप्स नहीं मिलते थे हमें। अब हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं और आप ऑर्डर पे भी बनवा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, लास्टली अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप अपने बैकयार्ड्स में वर्टिकल गार्डन भी क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर जिसको आप किचन गार्डन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप उसमें वेजिटेबल्स लगाएं। अब तो बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ आ गए हैं कि आप आराम से घर में सब्जियां लगा सकते हैं। हम आगे किसी प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। अब देखें ये एक आइडिया है मेरे पास कि देखें प्लांट्स तो आपके लिए ज़रूरी है ना। अब मैंने ये एक चीज़ दिखाई है कि जी 2 प्लांट्स के साथ या 2 पॉट्स के साथ हमने एक बेंच क्रिएट कर दिया। तो आपके पास कुछ नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ज़बरदस्त। वैसे आज हमने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कुरत कवर की और कुरत बहुत सारी जो हमारी ऑडियंस है एक दे ऑलवेज लुक फॉरवर्ड कि आप आ रही हैं तो आप फिर कोई शाहकार रिक्रिएट करेंगी जिसको देख के हम कहेंगे ये, और फिर आप अगले हफ्ते दिखाएंगी ये, और फिर हमें लगेगा कि वाह। तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह कुरत हमें ये भी दिखाएंगी वो कौन से पीस जो है उसको रीवैम्प करिए। और उसके साथ कुरत आई थिंक हमें नेक्स्ट अपना जो थर्सडे का शो है उसमें बैल्कनीज़ को
हम लोगों को बताएंगे कि भी करेंगे और रूफटॉप्स को भी करेंगे, और रूफटॉप और बैल्कनीज को किस तरह आप उनको बेहतर डिज़ाइन कर सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया आज का शो देखने के लिए। इंशाल्लाह कल सुबह फिर आपके साथ होंगे, लेकिन कल आपको शायद एक टिकट में ये 2 फिल्में देखने को ना मिले। थैंक यू शेफ मुनीज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू कुरत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो देखने के लिए। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।